चैप्टर 11 छोटी ड्रेस। फ्लैशबैक। आना को आज ऑफिस जाना था। वो आज सुबह जल्दी उठ गई। उसने अपना सब काम निपटाया और जाने के लिए रेडी हो गई। वो अपने कमरे में गई। उसने नित्या को उठाते हुए कहा, नित्या उठ जाओ जल्दी से, तुम्हें लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। नित्या ने आधी नींद में कहा, दी आज मेरी छुट्टी थी, मैंने कल रात को आपको बताया था, आप भूल गई। और वो चद्दर ओढ़कर फिर सो गई। आना थोड़ी देर सोचने लगी, अरे इसने तो बताया था, मैं भी कैसे भूल गई। उसने फिर नित्या से कहा, मैंने नाश्ता बना दिया, मैं जा रही हूँ, बाबा को भी नाश्ता दे देना, मैं शाम को मिलती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने मीशा और चाहत को फोन किया। तीनों एक जगह मिली और ऑफिस के लिए निकल गई। आरना, चाहत और मीशा का पहला दिन था ऑफिस में। उनको जो कार्ड दिया था उस एड्रेस को पूछते हुए तीनों उस ऑफिस पे पहुंच गई। ऑफिस बाहर से पूरा शीशे का था। इतनी बड़ी बिल्डिंग की ऊपर तक नजर ही नहीं आ रही थी। चाहत ने ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये बिल्डिंग कितनी ऊंची की ऊपर तक दिख ही नहीं रहा। मीशा ने भी ऊपर देखा, मैंने भी आज तक इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं देखी। आना ने दोनों से कहा, चलो अंदर। अंदर जैसे ही गए वहां गार्ड ने पूछा, किससे मिलना आपको। चाहत ने जवाब दिया, हमें यहाँ बुलाया था। आना ने आगे होके कहा, हमें ये कार्ड दिया था मिस्टर राघव ने और यहाँ मिलने बुलाया था। गार्ड ने मिस्टर राघव का नाम सुनते ही गेट खोल दिया और वो तीनों अंदर आ गई। सामने इतना बड़ा हाल, बड़े बड़े गोल सोफे लगे, दीवारों पे बड़ी बड़ी मॉडल्स की फोटो लगी थी। सामने एक मॉडल जा रही थी, बड़ी बड़ी हिल्स पहन के टिक टिक की आवाज करते हुए। तीनों उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। उस मॉडल के आगे पीछे मेकअप वाली 3-4 लड़कियां उसके पीछे पीछे घूम रही थी। और वो मॉडल बोल रही थी, मैं ये नहीं पी सकती, व्हाट अ बैड टेस्ट, ओ प्लीज दूसरी बना के लाओ। ऐसा कहते हुए उसने वो अपनी साथ की लड़कियों को पकड़ा दिया। तीनों बस ये नजारा देख रही थी। तभी मीशा ने दोनों का हाथ पकड़ के कहा, चलो जल्दी। तीनों सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट के पास गए और कहा, मिस्टर राघव ने हमें बुलाया था, ये उनका कार्ड। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड देखा और कहा, ओह मैम प्लीज आप लोग इंतजार कीजिए, वो अभी एक शो में है, जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगी। मीशा ने एकदम से कहा, क्या शो में और हमें यहाँ बुला लिया, ये भला कौन सी बात हुई। आरना ने मीशा का हाथ खींचते हुए उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उससे पूछा, हमें कितनी देर इंतजार करना होगा, क्या आप बताएंगी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम जब शो खत्म होगा वो आ जाएंगे। आरना ने फिर पूछा, शो कब तक खत्म होगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम ये बता नहीं सकते, आप लोग बैठिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप लोग कुछ लेंगे, चाय या काफी। चाहत ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं काफी लूंगी। मीशा और चाहत ने उसकी तरफ देखकर इशारा किया कि चाहत क्या कर रही हो तुम। चाहत ने दोनों की तरफ देखा फिर कहा, नहीं रहने दीजिए, हम लोग पी के आए थे। दोनों ने अपना सिर हिलाया और इशारा किया वहां से चलने के लिए। फिर तीनों सामने सोफे पे जाके बैठ गए। आधे घंटे बाद रिसेप्शनिस्ट ने उनके पास आके कहा, मिस आरना कौन है आप तीनों में से। आरना ने कहा, जी मैं हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम आप मेरे साथ आइए। तीनों एक दूसरे को देखने लगी और चाहत ने एकदम से उठकर कहा, हम लोग को भी बुलाया होगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम अभी मुझे इनका ही नाम बताया है। मीशा ने उसे बैठने का इशारा किया। चाहत थोड़ा मुंह सा बना के बैठ गई। मीशा ने आना को बेस्ट ऑफ लक का इशारा किया। आना ने हल्की सी स्माइल दी और उसके साथ चली गई। उनके जाते ही चाहत ने कहा, ये क्या बात हुई, हमें यहाँ बस बैठने के लिए बुलाया क्या। मीशा ने उसे शांत करने के लिए कहा, चाहत ऐसा मत बोलो, कुछ पाने के लिए इंतजार करना पड़ता, डोंट वरी हमारी बारी भी आएगी। चाहत फिर टेढ़ा सा मुंह बना के बैठ गई। आरना को वो लिफ्ट में लेके गई। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। 10th फ्लोर पे पहुंच के लिफ्ट रुकी। दोनों बाहर निकले। उसने आरना को सामने चलने के लिए हाथों से इशारा किया। आरना चली गई। उस फ्लोर के लास्ट में एक बड़ा सा केबिन दिख रहा था। आरना की सांसें तेज चल रही थी। उसने आना को उस केबिन के अंदर जाने के लिए इशारा किया। आना ने केबिन का हैंडल पकड़ा और एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। उसने सामने देखा, बहुत ही बड़ा केबिन, सामने पूरी शीशे की खिड़कियां, चारों तरफ बड़ी बड़ी मॉडल्स की तस्वीरें। वो देख ही रही थी कि उसे एक आवाज आई, ओ वेलकम माय डार्लिंग। वहां एक लड़की जो लगभग उसी की उम्र की होगी। टाइट मिनी ड्रेस, बाल पूरे कल रेड कलर के, रंग एकदम साफ और गोरा, बॉडी तो एकदम मॉडल जैसी, हाई हील्स पहने हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने आना को गले लगाया और आना के चेहरे को पकड़ के कहा, लुक एट यू बेबी, यू आर परफेक्ट फॉर माय डिजाइंस, ओ माय गॉड व्हाट अ स्माइल, परफेक्ट परफेक्ट। वो बस आना की तारीफें करते नहीं थक रही थी। आरना बस हल्की सी स्माइल दे रही थी। उसने आरना को पकड़ के एक शीशे के सामने बैठा दिया और उसे देखे जा रही थी। फिर उसने आरना से कहा, ओ आई एम सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज टीजे टानी जौहरी, यू कैन कॉल मी टीजे राइट। आना ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने थोड़ा हिम्मत करके पूछा, क्या मेरा काम आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। उसने आना से कहा, हाँ डार्लिंग तुम्हारा ड्रेस भी तैयार हो गया, वो देखो। और हंसते हुए वो अपना मेकअप ठीक करने लगी। आना ने ड्रेस की तरफ देखा जो सामने लगे एक स्टैचू को पहना रखा था। वो ड्रेस हद से ज्यादा छोटी थी। उसने ड्रेस को देखते ही उसे मना कर दिया कि वो ये ड्रेस नहीं पहनेगी। तभी टीजे ने कहा, 2 घंटे बाद तुम्हारा शो होगा और तुम ड्रेस पहनने से इनकार कर रही हो। आना ने बहुत ही हैरानी से पूछा, क्या शो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया और मैं यहाँ कोई शो नहीं करूंगी। आना जोर से सीट से उठ के जाने लगी। टीजे ने देखा तो उसे रोकना चाहा पर वो एक नहीं सुन रही थी। वो उठकर उस केबिन से बाहर निकल गई और बाहर जाकर एकदम से लिफ्ट का बटन दबा देती और लिफ्ट का इंतजार करने लगी। वो दोनों हाथ मोड़ के खड़ी हो गई। टीजे उसे मनाने लगी और कहा, कम ऑन डार्लिंग, बस ड्रेस पहन के तुम्हें स्टेज में चलना होगा, दैट्स इट। पर आना तो एक भी सुनने नहीं वाली थी। लिफ्ट खुला और वो उसके अंदर जाके खड़ी हो गई। टीजे भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो पूरे लिफ्ट में उसे बोलती रही। लिफ्ट नीचे आई और आना बहुत तेजी से चल के मीशा और चाहत के पास आई।
उसे इस तरह बहुत गुस्से में देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगी। फिर मीशा ने उससे पूछा, आना क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आना ने टीजे को उंगली दिखाते हुए कहा, कह देना अपने बॉस से कि मैं ये कभी नहीं करूंगी। और वो वहां से बाहर की ओर जाने लगी। मीशा और चाहत को कुछ समझ नहीं आया। मीशा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी पर चाहत वही खड़ी थी। चाहत ने टीजे से पूछा, क्या बात हो गई, वो इतने गुस्से में क्यों गई? टीजे ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, ये फैशन इंडस्ट्री में ये सब तो होगा ही और उसको वापस आना होगा। इतना कहते हुए वो वहां से निकल गई। चाहत जानना चाहती थी आखिर क्या हुआ। वो टीजे के पीछे पीछे गई। उसने उसे रोका और कहा, आप मुझे बताओ क्या बात हो गई, मैं उसे मना लूंगी। टीजे ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हु आर यू? चाहत ने उससे कहा, माय नेम इज चाहत शर्मा, मैं आना की दोस्त हूँ। टीजे ने फिर उसे कहा, तो उसे मना के ले आओ वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कह के वो वहां से निकल गई। चाहत कुछ समझ नहीं पाई उसने ऐसा क्यों कहा। वो फिर भाग के उसके पीछे गई और उससे पूछना चाहा पर वो तब तक जा चुकी थी। यहाँ बाहर आरना और मिशा ऑटो का इंतजार करने लगे। मीशा ने पीछे मुड़कर देखा ये चाहत कहाँ रह गई। फिर उसने आरना से पूछा, क्या बात हो गई, कुछ तो बताओ। आना ने कोई जवाब नहीं दिया। सामने से एक ऑटो आई, उसने हाथों से इशारा किया। वो ऑटो आके रुकी, दोनों उसमें बैठ गई। तभी मीशा ने कहा, अरे रुको, चाहत पता नहीं कहाँ रह गई। उसने देखा चाहत दौड़ते हुए आ रही थी। मीशा ने ऑटो वाले को रुकने के लिए कहा। चाहत दौड़ के अंदर आके बैठ गई। मीशा ने ऑटो वाले को कहा, चाहिए भैया। तीनों शांत बैठी थी। पूरे रास्ते भर किसी ने कुछ नहीं बोला और तीनों ऐसे ही अपने अपने घर चली गई। ग्रोवर का ऑफिस आज चंद्र कुमार बख्शी ऑफिस नहीं आए थे। ग्रोवर ने गार्ड से पूछा, मिस्टर बख्शी को मेरे केबिन में भेजो अभी। गार्ड ने ग्रोवर से कहा, सर आज वो ऑफिस नहीं आए। ग्रोवर ने उससे कहा, फोन लगाओ उसे। गार्ड ने फोन लगाया पर सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। गार्ड ने कहा, सर फोन नहीं उठाया। ग्रोवर ने उससे कहा, उसके घर जाओ और उसे लेके आओ। गार्ड ने हाँ में जवाब दिया और वहां से निकल गया। ग्रोवर सोचने लगा कि इसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। वकस तो अपना काम कर रहे, पर ये कहा गया कहीं कोई और षड्यंत्र तो नहीं रचा इसने। गार्ड बख्शी के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। नित्या ने दरवाजा खोला और उसे देखकर पूछा, आप कौन? गार्ड ने कहा, मैं बख्शी साहब को ऑफिस ले जाने आया हूँ। नित्या ने उससे कहा, उनकी आज तबीयत ठीक नहीं, वो आज ऑफिस नहीं जाएंगे। गार्ड ने कहा, हमें बहुत जरूरी काम आ गया उनसे, आप उनको बुला दीजिए। नित्या ने फिर कहा, मैंने कहा ना आपसे, वो सो रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। गार्ड जबरदस्ती अंदर घुसने लगा और यहाँ वहां बख्शी को ढूंढने लगा। नित्या ने उससे गुस्से में कहा, अरे कौन हो आप, इस तरह घर में नहीं घुस सकते। गार्ड यहाँ वहां बिना सुने बख्शी को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक बंद कमरे पे पड़ी। वो वहां जाके उस कमरे पे जोर से धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। उसने देखा बख्शी सो रहे थे। नित्या ने उस आदमी को धक्का देते हुए कहा, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। उसके हाथ में फोन था। गार्ड ने नित्या को साइड में जोर से धक्का दे दिया। नित्या साइड में दीवार में उसका सिर लगा और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। इस शोर में बख्शी की भी नींद खुल गई। उसने देखा सामने जमीन पे नित्या बेहोश पड़ी थी। उसने गार्ड को पहचान लिया था, वो ग्रोवर का वफादार मनोहर था। उसने बख्शी को बंदूक दिखाई और साथ चलने को कहा, चलो हमारे साथ। बख्शी ने उसे धक्का दिया और नित्या की तरफ आके उसे उठाया और उसके गाल पे थपकी मारते हुए कहा, नित्या बेटी उठो। उठो नित्या बेटी, होश में आओ। ये तुमने क्या कर दिया? छोटी बच्ची है ये, तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं। गार्ड ने बख्शी की तरफ बंदूक तानी हुई थी। आपको चलना होगा। बख्शी के आंखों में आंसू थे और उसने गुस्से में कहा, मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, पहले इसे हॉस्पिटल लेके चलो। देखो देखो कितना खून बह रहा, जल्दी करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। गार्ड ने बंदूक नीचे कर दी और नित्या को गोद में उठाया और घर के बाहर ले जाके कार में बैठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंच के नित्या को एडमिट कराया। डॉक्टर्स ने जल्दी से नित्या की पट्टी कर दी। बख्शी और गार्ड बाहर खड़े थे। बख्शी ने गार्ड की कॉलर पकड़ी और कहा, तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी डॉक्टर बाहर आया। बख्शी ने उसका कॉलर छोड़ दिया और डॉक्टर के पास जाके पूछा, कैसी है मेरी बेटी? तभी डॉक्टर ने आके कहा, चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, अभी वो खतरे से बाहर है, आप लोग मिल सकते थोड़ी देर में। बख्शी ने डॉक्टर को धन्यवाद कहा। तभी गार्ड का फोन बजा। उसने फोन उठाया और कहा, सर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम लोग रास्ते में थे इसलिए अपना फोन नहीं उठा पाए। बख्शी ने गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने फिर कहा, हम लोग पहुंच गए सर। जी सर। गार्ड ने बख्शी से कुछ नहीं बोला। बख्शी ने गार्ड से कहा, तुमने ग्रोवर से झूठ बोला, तुम इसका अंजाम जानते हो, पर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? तभी बाहर नज आए और कहा, उन्हें होश आ गया, आप लोग उनसे मिल लीजिए। बख्शी जल्दी से रूम के अंदर चला गया। उसने देखा बेड पे नित्या बैठी हुई थी। उसके सर पे पट्टी थी। बख्शी ने नित्या के पास आके उससे पूछा, तुम ठीक हो ना बेटी? मेरे कारण तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना बेटा। बख्शी हाथ जोड़कर नित्या के सामने रोने लगे थे। नित्या उन्हें ऐसा देखकर कहा, बाबा आप कैसी बात कर रहे, मैं ठीक हूँ। वो लोग कौन थे बाबा, आपको ऐसे जबरदस्ती क्यों ले जा रहे थे? तभी गार्ड अंदर आया। नित्या ने जैसे ही गार्ड को देखा वो चिल्लाने लगी, ये यहाँ कैसे बाबा, यही वो आदमी जिसने मुझे धक्का मारा था। बख्शी ने नित्या को शांत होने कहा, हाँ मुझे पता बेटी, तुम शांत हो जाओ, मैं इसे जानता हूँ। नित्या ने अपने बाबा को देखा और कहा, क्या आप इसे जानते हो, पर कैसे इसने मुझ पे हमला किया था, आप इसे बचाएंगे? बख्शी ने गार्ड की तरफ देखा, फिर नित्या से कहा, आज तुम्हारी जान भी इसी ने बचाई, अगर ये वक्त पे तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लाता तो तुम्हारा बहुत खून बह जाता था। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। नित्या ने फिर कुछ नहीं बोला।
बख्शी और गार्ड कमरे से बाहर आ गए। गार्ड ने फिर कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। बख्शी ने कहा, मुझे किसी को फ़ोन करना था। उसने फ़ोन निकाला और आना को फ़ोन लगाया। आना ने फ़ोन उठाया और कहा, बाबा मैं बस घर पहुंच गई हूँ। क्या हुआ, आपने इस वक्त फ़ोन लगाया? बख्शी ने उसे दुखी होते हुए कहा, बेटा तुम हॉस्पिटल आ जाओ। आना का दिल जोर से धड़कने लगा और फिर कहा, बाबा आप ठीक तो है ना, आप हॉस्पिटल में क्यों हो? आना पूछे जा रही थी। बख्शी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, वो नित्या को थोड़ी चोट लगी थी, ज़्यादा घबराने की बात नहीं, तुम बस आ जाओ। आना ऑटो से उतरकर घर की तरफ जा ही रही थी। अचानक ऐसी बात सुनकर वो पीछे मुड़ी और फिर ऑटो ऑटो चिल्लाने लगी। वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने बख्शी को फ़ोन करके रूम पूछ लिया और वहीं पहुंच गई। उसने बख्शी के पास आते ही घबराते हुए कहा, बाबा कहाँ है नित्या, मुझे उससे मिलना, बताइए ना। वो बख्शी को जोर जोर से हिलाकर पूछे जा रही थी। बख्शी ने उसको शांत करवाया और कहा, शांत हो जाओ आना बेटा, नित्या यही कमरे में सो रही है, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर से मिल लेना तुम। आना उस कमरे की तरफ दौड़ी और दरवाजा खोलते हुए अंदर चली गई। बख्शी भी पीछे पीछे गया। आना ने देखा नित्या बैठी हुई थी। उसने जाते ही नित्या को गले लगा लिया और थोड़ा शांत हुई, फिर उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बोलिए बाबा, इतनी बड़ी बात हो गई और मैं यहाँ नहीं थी अपनी छोटी बहन के पास, ये सब कैसे हुआ? बख्शी ने कहा, बेटा सब इतने अचानक हुआ कि बता नहीं पाए तुम्हें। आना ने बख्शी से कहा, आपको कैसे पता चला, आप तो ऑफिस पे होंगे ना, बोलिए क्या हुआ था? नित्या ने आना का हाथ पकड़ा और कहा, दी मैंने ही उन्हें बताने से मना किया था, आप परेशान हो जाती और फिर देखिए न, चोट भी इतनी बड़ी नहीं थी। आना उसके पास बैठ के कहा, पर तुम्हें ये चोट लगी कैसे, बोलो। नित्या बख्शी की तरफ देखने लगी। बख्शी ने कहा, वो अचानक। तभी नित्या ने बीच में बात काटते हुए कहा, अरे दी आप बेवजह परेशान हो रही, मैं छत से नीचे आ रही थी तभी पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई। आना ने नित्या से कहा, तुमसे कितनी बार बोला कि ध्यान से चला करो, तुम मेरी बात ही नहीं सुनती, फिर तुमने इस हालत में बाबा को फ़ोन किया, मुझे क्यों नहीं किया? नित्या ने थोड़ा सोचते हुए कहा, बाबा आज लेट ऑफिस जाने वाले थे, बस तभी ये सब हुआ, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो गार्ड फिर अंदर आया और बख्शी से कहा, आपको अब चलना होगा। आना ने उस गार्ड की तरफ देखा और अपने बाबा के सामने आके खड़ी हो गई। फिर उस गार्ड से कहा, कौन हो आप? गार्ड आना को देखता ही रह गया। आखिर गार्ड ने ग्रोवर से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था? आना को देखकर गार्ड हैरान क्यों था? क्या गार्ड आना को पहले से जानता था? चैप्टर 12 मनाली। अभी की कहानी। दिलकश ने आना को गोद में उठाकर बस में लेके चढ़ा। सब लोग तालियां बजा रहे थे। आना को शर्म आ रही थी। वो हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। दिलकश भी मुस्कुरा रहा था। लोगों ने आकर उन्हें कंबल दिया ओढ़ने को। दिलकश ने फिर अपने शर्ट जो आधी फट गई थी उसे नीचे से फाड़ा और आना के हाथों में बांध दिया और उसी में से आधा फाड़ के अपने पैरों में बांध लिया। बस ड्राइवर ने कहा, बस थोड़ी देर में हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, आप सब हौसला रखिए। बहुत लोग को गहरी चोटें आई थी। कुछ लोग दर्द से करहा रहे थे। सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, पर आना और दिलकश को तो दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। आना दिलकश के कंधे पे सर रख के बैठी थी और उसके दिमाग में वही दृश्य बार बार सामने आ रहा था। फ्लैशबैक, मेरा यकीन करो, मैंने नहीं किया, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। तुम ही हो गुनाहगार, मेरी आंखों के सामने थे तुम और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। उस रात को जो भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारा चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। पीछे से गोली की आवाज आई। जोर से दिलकश ने आना को धक्का दिया। आना नीचे जमीन पे गिर गई और उस गोली के सामने दिलकश था। आना ने दिलकश को देखा और जोर से चिल्लाई, दिलकश श। अभी की कहानी। आना दिलकश के कंधे से एकदम से चौंक के उठी, जोर से सांसें ली। दिलकश ने उससे पूछा, क्या हुआ? आना ने उसे देखा और सोचने लगी, क्या ये वही चेहरा था? मुझे चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्या ये वही था? दिलकश ने उसके सामने चुटकी बजाई। कहा, खो गई तुम? आना ने अपनी पलकें झपकाई जोर से और बोला, नहीं तो मैं, बस वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। सब लोगों को आराम से नीचे उतारा। दिलकश ने अपना हाथ बढ़ाया और आना ने अपना हाथ उसके हाथों में दिया और बस से उतरे। अंदर हॉस्पिटल में सब लोग का अच्छे से ट्रीटमेंट किया। आना का भी अच्छे से पट्टी कर दिया। दिलकश के भी पैरों में पट्टी हो गई थी। आना ने पूछा, हम लोग किस जगह है? दिलकश ने सामने जाते हुए एक नर्स से पूछा, ये कौन सी जगह है? नर्स ने कहा, आप मनाली में है। दिलकश और आना खुश थे कि हम मनाली पहुंच गए। आना ने खुश होते हुए कहा, क्या हम मनाली पहुंच गए? थैंक गॉड, आखिर हम पहुंच गए। बस दोनों खुशी खुशी से आगे जा ही रहे थे, तभी सामने देखा वही ब्लैक कोट पेंट पहने लोग सामने से आ रहे थे। आना की नज़र उन पे गई और उसने दिलकश को जोर से खींचा और दीवार के साइड में खड़ी हो गई। दिलकश और आना एक दूसरे से चिपक के खड़े थे। आना दिलकश के सीने से चिपक के खड़ी थी और आना साइड से उन लोग को देख रही थी। दिलकश की धड़कनें धक धक हो रही थी। तभी आना ने अचानक दिलकश को देखा, वो उसे घूर रहा था। आना ने उससे धीरे से कहा, वो लोग यहाँ भी आ गए, अब हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को ढूंढ लेंगे। वो उन लोग पे नजरें जमाए हुई थी और दिलकश आना पे। तभी आना ने उसके सीने पे हल्के से मारा और कहा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? दिलकश ने एकदम से होश में आके कहा, कहीं तो नहीं। आना ने फिर उसके एकदम पास आके कहा, सब समझ आ रहा, क्या महसूस कर रहे हो तुम? दिल में कुछ कुछ हो रहा है, बॉडी में ठंड लग रही, ऐसा लग रहा दिल निकल के बाहर आ जाएगा, बोलो ऐसा ही लग रहा है ना? दिलकश ने सर से हाँ करके जवाब दिया। आना ने मुंह बनाया और उसे जोर से चिमटी काटी। दिलकश मुंह से आवाज निकालने वाला ही था कि आना ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और उसे कहा, श क्या कर रहे हो तुम? हम पकड़े जाएंगे। वो लोग बस उनके पास से गुजरने ही वाले थे। आना ने देखा और दिलकश के शॉल में अपना मुंह छिपा लिया। दिलकश तो अपनी सांसें रोक के खड़ा था।
फिर आना ने शॉल से हटा के बाहर देखना चाहा, वो लोग सब जा चुके थे। आना यहाँ वहाँ नजर घुमा रही थी कि तभी दिलकश उसके कानों के पास आके कहा, चले गए सब। आरना चौंक के उससे अलग हो गई और उसके हाथ में जो चोट लगी थी उसमें उसे दर्द का एहसास हुआ और उसके मुंह से निकला, आहा हा मेरा हाथ। दिलकश ने आना का हाथ पकड़ के कहा, दिखाओ क्या हुआ। आना ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया, फिर उसने कहा, चलो अब निकलो यहाँ से जल्दी। आना जल्दी जल्दी आगे चलने लगी। दिलकश लंगड़ाते हुए पीछे आ रहा था कि अचानक उसे जोर से पैरों में दर्द हुआ जहां उसे चोट लगी थी और वो अपने घुटनों पे हाथ रखकर वहीं रुक गया। वो आना को रोकना चाहता था पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वो बस हाथ उठा रहा था। आना बोले जा रही थी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, हर चीज़ समझाना पड़ता है तुमको, और मौके का फ़ायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे। अचानक आना को याद आया कि उसने मना किया था ये बोलने को। उसने सिर पे हाथ रखा और बोला, वो मैं गलती से, और पीछे मुड़ के देखा कि दिलकश तो था ही नहीं। उसने देखा दिलकश बहुत दूर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो दौड़ के उसके पास गई और दिलकश के कंधे पे हाथ रख के पूछा, क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा, उठने की कोशिश करो। दिलकश उठने की कोशिश करने लगा। आना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाया, फिर उसका हाथ आना ने अपने कंधे पे रख लिया। दिलकश उसके सहारे चल रहा था अब। दिलकश ने उससे कहा, थैंक यू। आना ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, अब इतनी मदद तो मैं कर ही सकती हूँ। दिलकश ने भी हल्की सी स्माइल दी। दोनों उसी तरह से आगे बढ़ते रहे। अब दोनों रोड के किनारे पहुंच गए थे। आना ने दिलकश को कमर से पकड़ा और उसका हाथ अपने कंधे पे रखा और उसे पास में ही एक बेंच पे बैठा दिया। फिर उससे कहा, तुम यही बैठो, मैं किसी से मदद मांगती हूँ। और वो मदद मांगने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगी। ऐसा करते करते वो काफी आगे निकल गई थी। दिलकश वहीं बेंच पे बैठा था। उसके सामने से एक आदमी गुजरा, उसने उससे फोन से एक कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उस आदमी ने उसे फोन दे दिया। दिलकश ने किसी को फोन किया और फिर उसे फोन वापस दे दिया। आना थकी हारी वापस आई और उससे बोला, इतनी रात और ऊपर से ठंड, कोई भी नहीं दिख रहा यहाँ, हम दोनों तो यहाँ रात भर बर्फ बन जाएंगे। दिलकश ने कुछ नहीं बोला। अब ठंड बढ़ने लगी थी। ओस की बूंदें उस बेंच पे गिर रही थी। कंबल भी गीला हो रहा था। आरना के हाथों में बंधी पट्टी भी गीली हो रही थी। आना अब कांप रही थी। दिलकश ने उसे देखा और अपनी बाहों को फैला दिया, पर आना ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। दिलकश ने कुछ नहीं कहा। करीब आधे घंटे बाद एक बहुत बड़ी काली कार का काफिला आ रहा था। आना ने देखा कि दूर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। उसने देखना चाहा कि कौन आ रहा था। धीरे धीरे वो उनके पास आ गया और लगभग 4-5 ब्लैक कार आके वहीं रुक गई। आना डर गई थी कि कहीं नीरव तो नहीं आ गया। उसे ढूंढते ढूंढते उसने दिलकश का हाथ पकड़ा और वहां से भागने के लिए उठी। आना ने दिलकश से कहा, उठो भागो यहाँ से। तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड कार से उतरे और सब उसके सामने खड़े हो गए। आना वहीं रुक गई और दिलकश को कहा, अब तो हम लोग पकड़े गए, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। बस इतना बोल ही रही थी कि उसने दिलकश की तरफ देखा। वो स्माइल कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, दिलकश हंस क्यों रहा था। कुछ आदमी दिलकश के पास आए और उसे बहुत ही आराम से उठाकर अपने साथ कार में बैठाने लगे। आना बस देख के जा रही थी, ये सब क्या हो रहा था। दिलकश कार में बैठ चुका था। एक आदमी आना के पास आया और बोला, मैम प्लीज दिस वे। उसने कार का दरवाजा खोला और उसे बैठने के लिए बोला। आना ने देखा और दिलकश से कहा, तुम इन लोग से मिले हुए थे, तुम इन लोग के साथ क्यों जा रहे हो। दिलकश ने उससे कहा, अंदर बैठो, बाहर बहुत ठंड है, जल्दी अंदर बैठो। आना ने कहा, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। दिलकश ने हाथों से इशारा किया। साथ में खड़े आदमी लोग आना को जबरदस्ती पकड़ के अंदर बैठाने लगे। आना अपने आप को उनसे छुड़ाने में लगी थी। आना ने जोर से कहा, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुमने मुझे धोखा दिया। और आना को जबरदस्ती दिलकश के बगल में बैठा दिया और कार लॉक कर दिया। आना कार के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगी और बोलते जा रही थी, खोलो 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 खोलो, तुम लोग ये सही नहीं कर रहे। सब लोग कार में बैठ गए और कार चलने लगी। आना ने अब दिलकश को देखा और उसके कॉलर को पकड़ के चिल्लाने लगी, तुम धोखेबाज हो। जैसे ही उसने कॉलर पकड़ी, सामने बैठे आदमी ने उस पर बंदूक तान दी। आना ये देखकर चौंक गई। दिलकश ने उसे हाथों से इशारा किया, फिर वो आदमी ने बंदूक हटा ली। अब आना थक चुकी थी। उसने एक गहरी सांस भरी और दिलकश को फिर कॉलर से पकड़ा और बोला, मारना चाहते हो ना, मार दो मुझे। उसको कॉलर को जोर जोर से हिलाने लगी। दिलकश ने उसे एक हाथ से पकड़ा और उसकी तरफ देखकर बोला, तुम तो मुझे बहुत पहले ही मार चुकी थी। आना उसकी तरफ देखने लगी। आना ने उसकी कॉलर को छोड़ दिया और अपने सीट पे बैठ गई। क्या हो रहा था ये सब। वो उसे घूरने लगी और सोचने लगी, कौन है ये। कार अपनी फुल स्पीड में थी। आना खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी और उसे नींद लग गई थी। उनका ये काफिला पहुंचता है एक बहुत ही आलीशान होटल में, जो मनाली का सबसे टॉप होटल्स में से एक था। उनका पूरा काफिला उस होटल के अंदर घुसा। उसके स्वागत करने के लिए कम से कम 20-25 नौकर खड़े थे। कार का दरवाजा खुला। दो आदमी ने दिलकश को पकड़ना चाहा, उसने मना कर दिया। वो खुद नीचे उतरा। फिर वो धीरे धीरे आना के दरवाजा के पास गया और उसने खोला। उसने देखा आना नींद में थी। उसने आरना से कहा, आरना उठो उठो, आंखें खोलो, पर आरना गहरी नींद में थी। दिलकश ने उसे फिर गोद में उठा लिया और उसे उठाकर चलने लगा। सब लोग आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगे। वो उसे सबसे ऊपर के कमरे में लेके गया। वहां उसको बिस्तर पे लेटा दिया। फिर उसको ब्लैंकेट उड़ा दिया। उसने वहां नौकर से कहा, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया और उसने आरना की पट्टी बदल दी और उसे जो भी चोट लगी थी वहां साफ करके दवाई लगा दी। फिर उसने डॉक्टर से जाने के लिए इशारा किया और वो भी कमरे से बाहर आ गया। सामने खड़े नौकर से कहा, इनका खास ख्याल रखना। सामने खड़े नौकर ने सर हिला दिया। फिर वो नीचे आया और बड़ा सा सोफा लगा था, वो वहां आकर बैठ गया। वहां डॉक्टर पहले से ही खड़े थे। उसके आते ही वो उसे ट्रीट करने लगे। उसकी सारी चोटों को वो रुई से साफ करने लगे। सब लगे हुए थे उसे यहाँ वहां सब जगह दवाई लगाने में।
उसने डॉक्टर से कहा। बस सारे डॉक्टर्स पीछे हट गए। दिलकश ने सबको कहा, आप सब लोग यहाँ से जा सकते हो। सब लोग वहां से चले गए। दिलकश भी वही सोफे पे अपना सिर टिका के बैठ गया और अपनी आंख बंद कर ली। आखिर कौन था दिलकश? क्या ये वही था जो आना के सपनों में आता था या कोई और था? चैप्टर 13 मजबूरी का फायदा। फ्लैशबैक। आना गार्ड के सामने आके खड़ी हो गई थी और बोली, कौन है आप? गार्ड आरना को देखता ही रहा। आरना उसे थोड़ी देर देखती रही, फिर बोली, हेलो, आपसे बात कर रही हूँ। कहाँ ध्यान है आपका? गार्ड ने कुछ नहीं बोला और बख्शी की तरफ देखा और चलने का इशारा किया। बख्शी ने आना से कहा, बेटा तुम नित्या के साथ रहो, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना कहते हुए बख्शी और गार्ड वहां से निकल गए। आना अपने बाबा को रोकती रही पर वो चले गए। फिर वो नित्या के पास आई और कहा, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कौन था वो आदमी? तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बताओ, बाबा मुझे परेशान दिख रहे थे। नित्या सोच में पड़ गई। उसे लगा दी को बता देना चाहिए। उसने हिम्मत करके सारी बात आरना को बता दी। आरना ने उससे कहा, इतनी बड़ी बात और तुम लोग मुझसे छुपा रहे थे, आखिर क्यों? नित्या रोने लगी और आरना के गले लग गई। आरना उसे प्यार से चुप कराने लगी। नित्या ने आरना से कहा, मैं डर गई थी बहुत दी, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दो दी, और वो रोती रही। आना उसे चुप कराते हुए कहा, अरे पगली मैं बस बहुत परेशान हो गई थी, हम तीनों ही तो एक दूसरे के सहारे, बस चुप हो जाओ। आना नित्या को चुप कराने लगी। ग्रोवर का ऑफिस। ग्रोवर ऑफिस में बैठा वाइन पी रहा था। तभी उसका केबिन नॉक हुआ। उसने कहा, कम इन। गार्ड बख्शी को लेके अंदर आया। ग्रोवर ने बख्शी को देखा और बहुत ही जोश के साथ कहा, क्या बात है, देखो तो कौन आया है, और हाथों से इशारा करते हुए गार्ड को बाहर जाने को कहा। ग्रोवर ने बख्शी से कहा, कैसे हो चंदू मेरे दोस्त? बख्शी ने उससे बिना किसी हाव भाव के कहा, क्या काम था तुम्हें? तुम्हारे कारण आज मेरी बेटी मरते मरते बची है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम लोगों की जिंदगियों से खेलते हो। ग्रोवर ने बख्शी को शांत करने के लिए बीच में ही कहा, रिलैक्स चंदू, अगर तुम आराम से आ जाते तो ये सब नहीं देखना पड़ता था। अब तुमने कुछ तो किया होगा जिससे ये सब झेलना पड़ा तुमको। अच्छा चलो मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। बख्शी ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या चाहिए मिस्टर ग्रोवर? ग्रोवर ने हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात, सीधा पॉइंट पे आ गए तुम तो, मैंने कहा था ना उस दिन मैं आना से मिला था। बख्शी आना का नाम सुनते ही गुस्से से लाल हो गया। उसने ग्रोवर के सामने उंगली करके कुछ बोलना चाहा पर ग्रोवर ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं ये मत करना मेरे सामने, तुम जानते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। 25 साल पहले जो हुआ था तुम्हें अच्छे से याद होगा। आना की माँ यानी तुम्हारी पत्नी, वो भी आना की तरह बहुत खूबसूरत थी। बख्शी का खून खौल गया जब उसने अपनी पत्नी के बारे में सुना। वो ग्रोवर के कॉलर पकड़कर कहा, तुम जैसा जाहिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, मेरी बेटियों से दूर रहो। ग्रोवर ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, तुम्हारी बेटियां नहीं थी वो, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है, कभी न कभी तो उन्हें ये सच पता ही चलेगा। और बख्शी को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर बख्शी ने उससे कहा, क्या चाहते हो तुम? ग्रोवर ने कहा, तुम्हारी बेटी आना। बख्शी की आंखें बड़ी हो गई और उसने ग्रोवर को एक चाटा मार दिया। ग्रोवर अब गुस्से से लाल था। बख्शी ने उंगली दिखाते हुए कहा, तुम इतने गिर जाओगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने दिमाग से ये ख्याल भी निकाल देना, आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी दोस्त भी थे। इतना कहते हुए वो दरवाजे को पटकते हुए जाने लगा। ग्रोवर ने उससे कहा, अगर आज तुम यहाँ से चले गए तो दोबारा यहाँ कदम मत रखना। बख्शी ने पीछे मुड़कर कहा, कभी नहीं आऊंगा, और भूल जाना हम कभी दोस्त थे। दरवाजा पटकते हुए बख्शी वहां से निकल गया। ग्रोवर भी सीट पे जोर से बैठा और अपनी सिगार निकाल के पीने लगा। हॉस्पिटल। आना ने डॉक्टर से पूछा, मैं अपनी बहन को कब तक घर लेके जा सकती हूँ? डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी और फिर कहा, आप शाम तक ले जा सकते हैं, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी, आप उन्हें के लीजिएगा। आना ने डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर। वो नित्या के कमरे में आई और नित्या से कहा, चलो तुम शाम तक घर चल सकती हो। नित्या खुश हो गई। दुबई हृदय एक मॉडलिंग शो में बैठा था, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और कहा, आई एम बिजी, कॉल मी लेटर। सामने वाले ने तुरंत बोला। आना ने मना कर दिया और वो चली गई। हृदय ने जोर से कहा, व्हाट? वहां आसपास बैठे लोग सब उसे देखने लगे। उसने हल्की सी स्माइल दी और वहां से उठकर चला गया। फिर उसने कहा, तुमसे एक मामूली सी मिडिल क्लास लड़की संभाली नहीं गई, उसे वापस बुलाओ। आई वॉन्ट दैट गर्ल, डू यू अंडरस्टैंड, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उसने फोन काट दिया। वो जोर से फोन को हाथ में मारा और कहा, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। और फिर वो अंदर जाके बैठ गया। शाम हो गई थी। आना नित्या को घर लेके आ गई थी, पर बख्शी अभी तक घर नहीं आए थे। आना ने नित्या को दवाई खिलाई और उसे चद्दर ओढ़ा दिया और कहा, अब तुम आराम करो। नित्या ने तुरंत पूछा, बाबा कहाँ है दी? आना ने कहा, बस आते ही होंगे, तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो आ जाएंगे, तुम्हें अभी आराम करना है। नित्या ने आंखें बंद की और वो सो गई। अब आना बख्शी का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। आना दौड़ के गई और दरवाजा खोला। सामने बख्शी थका हारा सा खड़ा था। ठंड के मौसम में माथे पे पसीना ही पसीना, आंखों में निराशा, चेहरा मुरझाए हुआ सा वो अंदर चला गया। उसने बख्शी से पूछा, बाबा बाबा इतनी देर क्यों लगा दी, आप कहाँ गए थे? नित्या कब से आपके बारे में पूछ रही थी। बख्शी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। आना भी पीछे पीछे गई। बख्शी अपने बिस्तर पे सिर नीचे करके बैठा था। आना दौड़ के बख्शी के पैरों के पास बैठ गई और कहा, बाबा क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं, बताइए ना बाबा। आना बेचैनी से पूछे जा रही थी। तभी बख्शी ने कुछ देर बाद कहा, मैंने वो जॉब छोड़ दी। आना ने गहरी सांस ली और कहा, बस इतनी सी बात, आपने तो डरा दिया था मुझे। कोई बात नहीं बाबा, अब आपके आराम करने के दिन है, मैं जॉब करूंगी अब। बख्शी ने आना की तरफ देखा और उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो मेरी गुड़िया हो, अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम उस पर ध्यान दो,
तुम बहुत भोली हो बेटा, अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है वरना ये दुनिया तुमको जीने नहीं देगी। आना ने हल्की सी स्माइल दी और बख्शी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए कहा, बाबा आप तो मुझे छोटी बच्ची ही समझते रहेंगे हमेशा, पर अब मैं बच्ची नहीं हूँ, प्लीज़ बाबा अब आप काम नहीं करेंगे। बख्शी ने कहा, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा, अब नित्या की भी पूरी पढ़ाई बाकी है, तुम पे इतना बोझ नहीं डाल सकता बेटा मैं। आना ने उन्हें समझाते हुए कहा, बाबा मैं कर लूंगी, आप देखना मैं बहुत अच्छे से नित्या का और आपका ख्याल रखूंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, बस अब आप काम पे नहीं जाएंगे। तभी नित्या की आवाज़ दूसरे कमरे से आती है, दी क्या बाबा आ गए हैं। आना और बख्शी जल्दी से उठकर उसके पास गए। नित्या ने बख्शी को गले लगाया और कहा, बाबा आप आ गए। बख्शी ने प्यार करते हुए कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा। नित्या ने कहा, मैं बिल्कुल फिट हूँ बाबा। बख्शी और आना ये बात सुनकर हंसने लगे। तभी दरवाजे नॉक पे हुआ। आना कहती है, मैं देखती हूँ आप लोग बात कीजिए। और आना ने दरवाजा खोला। वो हैरान हो गई। हाय हाउ आर यू माई डार्लिंग। सामने टीजे खड़ी थी, वो उसे बहुत मुस्कुराते हुए बोली। आना उसे बाहर पकड़ के ले गई और कहा, तुम्हें मेरा घर कैसे पता। टीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है, और चुटकी बजाई। अंदर से बख्शी की आवाज आई, कौन है बेटा। आना जोर से चिल्लाई, चाहता है बाबा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो टीजे को बाहर लेके गई घर से और घबराते हुए कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको मना कर चुकी थी ना। टीजे ने कहा, आई नो पर ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तुमको एक शो के लिए 50,000 मिलेंगे, जो तुम एक छोटी मोटी नौकरी में इतनी धक्के खाकर कमाओगी। आना हैरान थी, फिर उसे याद आया उस ड्रेस के बारे में और उसने तुरंत कहा, नहीं मैं उतनी छोटी ड्रेस नहीं पहन सकती। टीजे ने उससे कहा, वहाँ इंडिया के ही नहीं विदेश के भी लोग आएंगे, और उन्हें शो पसंद आया तो तुमको एक शो के 1 लाख मिलेंगे। आना चुपचाप खड़ी थी। तभी उसने देखा बख्शी बाहर की तरफ बोलते हुए आ रहे थे। कहाँ चली गई ये आना। आना ने टीजे को पीछे मुड़ाया और जाने के लिए कहा, अब तुम जाओ यहाँ से, बाबा ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। टीजे ने जाते जाते कहा, कॉल मी डार्लिंग आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, और वो वहाँ से चली गई। आना जल्दी से घर की तरफ दौड़ी और अंदर आके दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांस फूल रही थी, वो दिल पे हाथ रख के खड़ी थी और सांस ले रही थी जोर जोर से। तभी बख्शी वहां आ गए और उससे पूछा, क्या बात है, ऐसे घबराई हुई क्यों हो तुम बेटा? आना चौंक गई, फिर संभालते हुए कहा, हाँ नहीं वो कुछ तो नहीं, वो कोई पागल था, सबको पत्थर उठा के मार रहा था, मैं जान बचा के आई हूँ बड़ी मुश्किल से। बख्शी ने कहा, पर तुमने तो कहा था चाहता है, फिर ये पागल कहाँ मिल गया तुमको। आना ने कहा, अच्छा हाँ चाहता थी ना। वो नित्या के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा अभी वो सो रही है तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो बाद में मिल लेगी, और हम दोनों बात करते करते आगे निकल गए, बस वहीं वो पागल मिल गया। बख्शी ने कहा, अच्छा ठीक है। इतना कहते वो चला गया। आना ने चैन की सांस ली। अब उसके दिमाग में टीजे की बातें घूम रही थी। एक शो का 1 लाख मिलेगा अगर शो पसंद आया तो। आना सोचने लगी, अब तो बाबा के पास भी नौकरी नहीं थी। बाबा को बोल तो दिया कि मैं जॉब करूंगी, पर इतनी जल्दी जॉब कहाँ मिलेगी। नित्या के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उसको एग्जाम्स फीस भी देना होगा, क्या करूं मैं। दुबई हृदय ने टीजे को कॉल लगाया और पूछा, क्या हुआ उस लड़की का, क्या तुमने मना लिया। टीजे ने कहा, हाँ उसे ऐसा ऑफर दिया है कि वो पक्का आएगी। हृदय ने कहा, लेट्स सी, और फोन काट दिया। ग्रोवर ने आना का नाम क्यों लिया था, वो उससे क्या चाहता था, हृदय आना के पीछे क्यों पड़ा था। चैप्टर 14, आलीशान कमरा। अभी की कहानी। आना की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे चारों तरफ नजर घुमाई। इतना आलीशान कमरा लग रहा था जैसे कोई राजघराने में शाही बिस्तर पे लेटी हो। बिस्तर इतना मुलायम कि हाथ फिसल रहे थे, और गद्दा बहुत ही मखमली, बस लग रहा था कि लेटे ही रहो। आना उठकर बैठ गई। उसने देखा उसके कपड़े भी बदले हुए थे। उसने लाइट पिंक कलर का सिल्क का लंबा सा नाइट गाउन पहना हुआ था। उसने अपने कपड़ों को हाथों से और अपने ऊपर जकड़ लिया था। उसने अपने माथे पे हाथ रखा और कहा, मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा, मेरे कपड़े किसने बदले। वो बिस्तर से नीचे उतरने लगी। उसने नीचे देखा, मखमली सा फ्लिप फ्लॉप स्लीपर्स रखा हुआ था। वो खाली पैर ही चलने लगी थी। उसने चारों तरफ घूम के देखा। इतना आलीशान कमरा देखकर आना हैरान थी। वो थोड़ा आगे बढ़ी। उसने दीवार की तरफ देखा, वहां बहुत ही बड़ी एक तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर थी दिलकश की। दिलकश बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। उसने व्हाइट कोट पेंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक बो, ब्लैक लॉफर पहना हुआ था, मानो कोई शहजादा खड़ा था। आना तो बस उसे देखते ही खो गई, और देखकर कहा, यहाँ तो इतने शरीफ बनके खड़ा है जैसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मुंह टेढ़ा कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ी, वहाँ एक बड़ा सा शीशा लगा था, गोल में पूरा। आना उसमें खुद को देखने लगी। उसने उस शीशे को छुआ, और जैसे ही छुआ वो शीशा पूरा आगे तक खिसक गया। हाथ लगाते ही आना डर से पीछे हो गई। उसने देखा वो कम से कम 100 से भी ऊपर कोट के वैरायटी लगी हुई थी। इतना बड़ा, एक पूरा कमरे जैसा, ऊपर भी नीचे भी। आना ने कहा, वाओ ये तो कोई शोरूम लग रहा, इतना कपड़ा कौन पहनता है, और सब कोट को हाथ से छूने लगी। उसके कपड़े इतने मुलायम कि वो देखकर उन्हें महसूस करने लगी। वो थोड़ा पास आई तो उसमें एक अलग ही खुशबू आ रही थी। आना उसे अपने चेहरे के पास लाके सूंघने लगी, और वो उस खुशबू में खोने लगी थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। आना ने एकदम से आवाज सुनी और हड़बड़ाते हुए मुड़ी, और कोट को लेके तो वो उसके हाथ में फंस गया, और वो पूरा सेल्फ एक एक करके नीचे गिरने लगा। उसने देखा ऊपर का सेल्फ नीचे गिरने वाला था, और आना उसके नीचे खड़ी थी। आना ने उसे देखकर जोर से चिल्लाई, नहीं ही। बाहर खड़े दिलकश को आवाज आई, और उसने झट से दरवाजा खोला और यहाँ वहाँ देखा। फिर सामने देखा, कोट का पूरा ढेर एक एक के ऊपर गिरा हुआ था। उसने कहा, आना कहाँ हो तुम। उसे अंदर से बोला, मैं यहाँ नीचे हूँ, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। दिलकश ने देखा उस ढेर से आवाज आ रही थी। उसने जल्दी से उन कोट को हटाना शुरू किया। आरना बेहोश होने लगी थी।
ऊपर का पूरा सेल्फ उस पर गिर गया था। दिलकश ने बहुत जल्दी कोट को हटाया और आना को देखा वो बेहोश हो गई थी। दिलकश ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पे लेटा दिया और उसके गालों पे थपकी मारते हुए कहा, उठो आना उठो। उसने टेबल पे रखे पानी के गिलास से कुछ छींटे उसके चेहरे पे मारे। फिर आना को होश आया। उसने हल्के से आंखें खोली और फिर अपना हाथ पकड़ के बोला, आह मेरा हाथ, मेरा पैर लगता है टूट गया। दिलकश सीधा खड़ा हो गया और कहा, तुम पे बस कपड़े ही गिरे थे, कपड़ों से किसी के हाथ पर नहीं टूटते। और वो फिर अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाल के स्टाइल से उसके सामने खड़ा था। आना ने एक आंख से उसे देखा। उसने हाई नेक की ब्लैक कलर की स्वेटशर्ट पहनी थी और उसके ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट, नीचे टाइट ब्लैक जीन्स पहनी थी, पैरों में ब्राउन स्लिप ऑन पहने थे, बाल जल से ऊपर की तरफ सेट थे और उसमें से 3-4 लटे उसके माथे पे आ रहे थे। फुल टशन में वो उसके सामने पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। आना उसे देखती ही रह गई। दिलकश ने उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, कहाँ खो गई। आना होश में आई और कहा, तुम वो नहीं हो जिससे मैं मिली थी, तुम कोई और हो। सच बताओ, तुम भी उससे मिले हुए हो ना। दिलकश ने परेशान होते हुए कहा, ओफो, तुम अब भी वही बात लेके बैठी हो। आना ने उसके एकदम पास आके कहा, तुम एक रात में इतने कैसे बदल गए, ये कहाँ लेके आ गए हो तुम मुझे, ये लोग कौन है। कल तक तुम मेरे साथ दर दर भटक रहे थे और आज तुम अलग ही इंसान हो। दिलकश ने उस बात का जवाब नहीं दिया और कहा, बाय द वे, तुम इस नाइट गाउन में बेहद खूबसूरत दिख रही हो। आना को अचानक याद आया और उसने कहा, मेरे कपड़े किसने बदले, यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं दिख रही, क्या तुमने मेरे कपड़े बदले। दिलकश ने कहा, हाँ, ठंड बहुत ज्यादा थी, तुम्हारे पूरे कपड़े गिले हो गए थे, अगर तुम वो रात भर पहन के रखती तो बीमार पड़ जाती, समझी तुम। आना को ये बात सुन के बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपने गाउन को अच्छे से अपने ऊपर और जकड़ लिया और कहा, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने। वो जोर से बिस्तर से खड़ी हुई और दिलकश के कोट के कॉलर को पकड़ के बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे बेहोशी का फायदा उठाया, तुमने मना किया था ना फायदे वाली बात मत बोलना, और तुमने मेरे साथ वही किया, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, बोलो बोलो। वो जोर जोर से दिलकश को हिला रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और दोनों बिस्तर पे गिर गए। आना नीचे थी और दिलकश उसके ऊपर, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी। आना की सांसें तेज हो रही थी। दिलकश उसके होंठों को देख रहा था जो बार बार आपस में दबा रही थी। दिलकश ने अपने होंठों को उसके होंठों के बहुत करीब लेके आ गया था। तभी आना उसे साइड में धक्का देकर उठ गई। दिलकश भी उठ गया। दोनों ने अपने अपने कपड़े ठीक किए और गले को साफ किया। दिलकश ने कहा, मैं वो तुमसे कहने आया था कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुमको किसी चीज़ की जरूरत हो तो तुम यहाँ बहुत नौकर है, किसी को भी बुला सकती हो। इतना कहते हुए वो कमरे से बाहर जाने लगा। आना ने उससे कहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हो। 5 साल मैं कैद में रही हूँ अब और नहीं। इतना कहते हुए वो बाहर की तरफ भागने लगी। दिलकश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम कैद में नहीं, तुम आज़ाद हो, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तुम्हें, यहाँ जो चाहे कर सकती हो। थोड़े दिन रह के देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारा जहाँ मन करे तुम जा सकती हो। आना ने उससे कहा, पर मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। दिलकश ने कहा, हम साथ मिलकर ढूंढेंगे, ये मेरा वादा तुमसे। आना उसकी ये बात सुन के शांत हो गई। दिलकश ने उसका हाथ आराम से छोड़ दिया और चला गया। आना अब उस बड़े से कमरे में अकेली बैठी थी। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा, एक बड़ी कार में दिलकश उसमें बैठ गया और उसके आगे पीछे बस कार ही कार थी। फिर वो चले गए। आना अब सोचने लगी। वो वही बिस्तर पे बैठ गई थी और अपने आप से कहने लगी, मैं क्या करूं, यहाँ ऐसे बैठे बैठे तो मैं पागल हो जाऊंगी। शायद ये कमरा इसी का है, यहाँ सब चेक करती हूँ, शायद मुझे उसके बारे में कुछ पता चले। फिर वो जैसे ही उठी उसका दरवाजा नॉक हुआ। उसने धीरे से कहा, कौन है। बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई, मैम रूम सर्विस। आना ने जैसे ही लड़की की आवाज़ सुनी उसने कहा, अंदर आ जाओ। एक पतली दुबली सी लड़की, मासूम सी, चेहरे पे हल्की सी स्माइल, बालों को जुड़ा बनाया हुआ, चेहरे पे हल्का मेकअप किया हुआ था। उसने घुटने तक ड्रेस पहनी हुई थी और उस पे और एप्रन पहना हुआ था। हाथों को आपस में जोड़े हुए वो सामने खड़ी थी। उसने आना को देखते ही सिर नीचे करके कहा, गुड मॉर्निंग मैम। आना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और दौड़ के उसको पकड़ के कहा, तुम कितनी छोटी हो उम्र में यहाँ क्यों काम करती हो, क्या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, मुझे बताओ, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूंगी, बोलो बोलो। वो लड़की उसे हैरानी से देखते हुए कहा, नहीं मैम, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप गलत समझ रही हैं। आना से फिर उसे समझाते हुए कहा, तुम किससे डर रही हो, उसी से ना जो यहाँ गुंडा बन के घूम रहा है। उस लड़की ने कहा, कौन गुंडा मैम। आना ने उस बड़ी सी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है ना इन सबके पीछे, मुझे भी यहाँ जबरदस्ती लेके आया, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसने अपने कपड़े दिखाते हुए कहा, देखो, उसने मेरे मजबूरी का भी फायदा उठाया, मेरे कपड़े बदले उसने, उसे जरा भी लगा नहीं। उस लड़की ने आराम से कहा, मैम आपके कपड़े मैंने बदले हैं, कल जब आप बेहोश थी तब सर ने मुझे कहा था आपके कपड़े बदलने को। आना चुपचाप खड़े होकर सुन रही थी। फिर उसने कहा, अच्छा हाँ, तो उसे यही करना चाहिए था। फिर उस लड़की ने कहा, आप परेशान मत होइए, वो आपको बहुत अच्छे से रखेगी यहाँ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी यहाँ। इतना कहते हुए वो अपना काम करने लगी। आना बिस्तर पे बैठे हुए सब देखते जा रही थी और मन में सोच रही थी। सब लोग उसके इशारे पे नाच रहे हैं। फिर उसने उस लड़की से पूछा, ये तुम्हारे बास का पूरा नाम क्या है। उस लड़की ने कहा, मिस्टर वेदन शाह। आना ने चौंकते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने। उस लड़की ने फिर कहा, मिस्टर वेदन शाह। आना हैरान हो गई और जोर से बिस्तर पे बैठ गई। वो लड़की अपना काम निपटा के वहां से बाहर निकल गई। आना ने अपने आप से कहा, और कितने झूठे बोले हैं तुमने मुझसे, अपना नाम तक झूठ बताया तुमने, बहुत बड़ी कोई साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, कहीं ये नीरव से तो नहीं मिला हुआ था। नहीं, मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे। आना यहाँ वहाँ देखने लगी कि उसे कुछ और पहनने को मिल जाए। उसने सब जगह देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। वो थक चुकी थी।
फिर वो दरवाजा खोल के बाहर झांकने लगी। उसे वही लड़की काम करते हुए दिखाई दी। उसने उसे आवाज़ दी, श सुनो सुनो। उस लड़की ने देखा और दौड़ते हुए उसके पास आई। यस मैम। उसने अंदर आने को कहा। वो लड़की अंदर आई। आना ने उससे रोते हुए कहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उस लड़की ने डरते हुए कहा, ये आप क्या कह रही है मैम। आना ने फिर उससे कहा, वो तुम्हारे बॉस मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं और मैं ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो उस लड़की का हाथ पकड़ के बोली जा रही थी। उस लड़की ने ये बातें सुनी और हैरानी से कहा, नहीं आप गलत समझ रही, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आना ने देखा कि वो लड़की मान ही नहीं रही। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, अगर उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और उसकी जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि तुम मेरी मदद कर सकती हो पर फिर भी तुम नहीं करना चाहती। वो लड़की डर गई और डरते हुए कहा, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। आना ने देखा वो मान गई। उसने चैन की सांस ली। अब आना कमरे से बाहर आई। वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसने देखा वहां बहुत सारे नौकर अपना अपना काम कर रहे थे। वो भी सीढ़ियों में साफ सफाई करने लगी। फिर करते करते वो नीचे आ गई थी। अब उसने देखा सब अपने काम में बहुत ही मशगूल थे। वो धीरे धीरे दौड़ के घर के बड़े से दरवाजे से बाहर आ गई थी। उसने बाहर की हवा में सांस ली। वो इस तरह से बाहर खड़ी थी कि एक नौकर की उस पर नजर गई। उसने उसे देखते हुए पूछा, तुम बाहर क्या कर रही हो। वो अचानक पीछे मुड़ गई ताकि उसे उसका चेहरा न दिखे। फिर उसने उस नौकर से कहा, मुझे बाजार जाना था, कुछ सामान लाने के लिए। उस नौकर ने कहा, बाजार जाने के लिए दूसरे लोग हैं, तुम बाहर नहीं जा सकती। फिर उसने कहा, वो मुझे मैडम ने उनका कुछ सामान लाने भेजा है, मैं वहीं लाने जा रही हूँ, उन्होंने जल्दी लाने कहा था, अब मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए तेज तेज चलने लगी और यही सोचती जा रही थी कि बस अब ये इसे टोके ना। वो बस होटल के गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वो नौकर उसे देखे जा रहा था। उसे कुछ अजीब लगा और उसने जोर से कहा, सुनो रुको। क्या आना को उस नौकर ने पहचान लिया था? ये वेदांत शाह कौन था जो उस लड़की ने आना को नाम बताया था? चैप्टर 15 झूठा इल्जाम। फ्लैशबैक। आर्ना रात भर सोचती रही कि वो क्या करे। अगर उसने ये ऑफर लिया तो उसे शो करने पड़ेंगे जहां पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे उसे, और पता नहीं कैसी कैसी ड्रेसेस पहननी होगी, पता नहीं क्या क्या करना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर बाबा को पता चल गया वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं कोई और जॉब ढूंढूंगी, पर ये नहीं कर सकती। मैं कल से ही हर जगह देखना शुरू कर दूंगी। यही सब सोचते सोचते उसकी नींद लग गई। अगली सुबह आना सबसे पहले उठकर नित्या के पास गई। उसने देखा नित्या सो रही थी। उसने नित्या के सर पे हाथ फेरा और कमरे से बाहर आ गई। फिर वो बाबा के कमरे में गई, वो भी सो रहे थे। उसने उनके पैर छुए और बाहर आ गई। फिर उसने घर के सब काम निपटाए। तब तक बाबा भी उठ गए थे। बख्शी ने आना से पूछा, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बेटा? आना ने कहा, बाबा मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बख्शी ने कहा, बेटा तुम ये मत करो, मैं देख लूंगा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और तुमने बताया नहीं उस दिन के प्रेजेंटेशन के बारे में, क्या वो अभी तक नहीं हुआ? आना उसके बारे में सुन के थोड़ा सोचने लगी। फिर उसने कहा, बाबा वो तो कब का हो गया, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया। बख्शी ने कहा, अच्छा बेटा। आना ने फिर कहा, बाबा मैंने नाश्ता बना दिया, आप दोनों खा लीजिएगा, मुझे देर हो रही, मैं निकलती हूँ। इतना कहकर वो घर से निकल गई। ग्रोवर ऑफिस एक वर्कर भागता हुआ आया। साहब वो दिवाकर का हाथ फंस गया मशीन में, वो दर्द से करहा रहा है, आप जल्दी चलिए, किसी को बुलाइए वरना उसकी जान को खतरा हो सकता। ग्रोवर ने ये बात सुनी और वो आराम से अपने सीट पे बैठ रहा। उसने अपने गार्ड मनोहर को इशारा किया जाने को। मनोहर भाग के गया। उसने देखा उस आदमी का आधे से ज्यादा हाथ उस मशीन में दब चुका था और बहुत चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आ। और वो ऐसे चिल्लाता रहा। मनोहर दौड़ के ग्रोवर के पास गया और उसने ग्रोवर से बोला, उसकी हालत बहुत खराब है सर, ज्यादा देर हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता। ग्रोवर ने उससे कहा, जब से ये बख्शी गया है इन लोग को कुछ काम करना नहीं आता, और इस बख्शी को भी अभी जाना था। तभी उन्हें जोर से आवाज आई किसी के चिल्लाने की। मनोहर और ग्रोवर दौड़ के अंदर गए और देखा वो दिवाकर अब इस दुनिया में नहीं था। वो उस मशीन में अचानक उसकी स्पीड बढ़ गई और वो उसके चपेट में आ गया। सब लोग वहां चिल्ला रहे थे, है भगवान ये क्या हो गया? एक ने कहा, ये सब उस बख्शी और इस ग्रोवर ने किया है। इन लोग ने हमको विश्वास दिलाया था कि नई मशीनें आएगी और हम लोग इस खराब मशीनों में काम करते रहे, अपनी जान की कीमत किसी को नहीं है। वहां खड़े एक वर्कर ने कहा। बाकी सब लोग भी उसमें हाँ हाँ करने लगे। ग्रोवर और मनोहर थोड़ी दूर पे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। सब लोगों में से एक ने कहा, आज से काम बंद, कोई भी यहाँ काम नहीं करेगा। आज हमारे एक भाई की जान गई, कल को दूसरे की जाएगी, हम ये होने नहीं देंगे। बाकी सब लोग भी राजी हो गए। फिर एक ने कहा, पहले अपने भाई को हम शांति से विदा कर देते हैं। उन लोगों ने जैसे तैसे उसे उस मशीन से बाहर निकाला और उसका सब काम अच्छे से कर दिया। उसके घर वालों को बुलाया गया और उसे अंतिम विदाई दे दी। ग्रोवर अपने ऑफिस में दोबारा आ गया। उसने मनोहर से कहा, कुछ तो करना पड़ेगा वरना इन लोग ने काम बंद कर दिया तो हम लोग का सब काम बंद हो जाएगा, मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ग्रोवर सोचने लगा क्या किया जाए। सारे वर्कर्स ग्रोवर के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे, हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हमें हमारे भाई के जान को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। सब लोग एक साथ जोर जोर से नारे लगा रहे थे। ग्रोवर काफी सोचने के बाद उन सबके सामने आके खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों में आंसू लाए और हाथ जोड़कर सबसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबका गुनाहगार हूँ। सब लोग उसे देखने लगे। मनोहर भी हैरान था कि ग्रोवर ऐसा क्यों कर रहा।
ग्रोवर ने फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने बख्शी से कहा था कि मैं नई मशीनें लाने के लिए तैयार हूं, पर उसने मुझसे कहा कि अब ये मशीनें अच्छे से काम कर रही, और वकस तो बोलते ही है, इन लोग के हिसाब से काम किया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मनोहर जानता था कि ये जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा था। सब लोग शांत होकर उसे सुनने लगे। ग्रोवर ने देखा अब सब उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसने फिर आगे कहा, मैं कल ही सारे मशीनें बदलवा दूंगा। आज जो भी हुआ मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ, और दिवाकर के फैमिली की जिम्मेदारी अब मेरी। सब लोग ये बातें सुनकर हैरान हो गए थे, पर उन्हें लगा ये सच बोल रहा था। सब लोग आपस में बात करने लगे। फिर उन लोगों ने से एक ने कहा, हम आप पर कैसे विश्वास करें। ग्रोवर ने यही मौका देखा और कहा, देखिए मेरे साथ में नई मशीनों की पूरी लिस्ट है, मैंने तो ये कब से बना रखी थी, देखिए मैंने इस पर साइन भी कर दिया। उसने वो पेपर वहां खड़े लोगों को दिखाया। एक ने वो पेपर देखा और कहा, हाँ भाई लोग अपने साहब सच बोल रहे हैं, हम सबको इन पर विश्वास करना चाहिए। सब लोगों ने एक एक करके वो पेपर देखा। ग्रोवर ने कहा, अब आप सब अपने काम पे जा सकते हैं, ये काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। सब लोगों ने उस पर विश्वास किया और वहां से सब काम पे लौट गए। ग्रोवर भी अपने ऑफिस आके बैठ गया, अपनी सिगार निकाल के पीने लगा। मनोहर ने कहा, बॉस क्या सच में नई मशीनें। ग्रोवर हंसने लगा। सारे वर्कर्स अपने काम पे लौट गए और आपस में बात करने लगे। ये बख्शी ने ठीक नहीं किया, हम लोग कितना विश्वास करते थे, दिवाकर तो अपनी जान छिड़कता था उन पर, आज उसकी ही जान चली गई। ये बख्शी ने ठीक नहीं किया। फिर एक ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बख्शी सर ऐसा कर सकते हैं। दूसरे ने कहा, पैसा किसी को भी बदल सकता है। आना हर ऑफिस में अपना रिज्यूम डालने के लिए भटक रही थी, तभी उसे सामने एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफिस दिखाई दिया। आना उस ऑफिस पहुंची। वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट को उसने पूछा, हेलो मैम, माय नेम इज आर्ना बख्शी, मैं यहाँ अपना रिज्यूम देने के लिए आई हूँ, क्या यहाँ कोई वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आना ने आज सिंपल ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट, उस पे ब्लू जैकेट पहनी हुई थी, पैरों में एक सिंपल सी बेली। उसने कहा, सारी यहाँ इस तरह रिज्यूम देके हायरिंग नहीं होती। आना ने कहा, ओह मैम। ऐसा कहते हुए वो वहां से जाने लगी, तभी उसे कुछ सुनाई दिया। कैसे कैसे लोग चले आते हैं इस बड़ी फैशन कंपनी में अपना हाथ आजमाने, और जोर जोर से हंसने लगी। आना को ये सुन के बुरा लगा और वो आगे निकल गई। वो वही ठंड में रोड के किनारे बेंच में अपनी फाइल लेके बैठी थी और सोच रही थी कि इस तरह उसे जॉब नहीं मिलेगी। सुबह से 10-12 जगह गई पर एक भी जगह वैकेंसी नहीं मिली। अगर ऐसा रहा तो मुश्किल हो जाएगी, घर का खर्चा कैसे होगा, मैं बाबा से क्या कहूंगी। मिस्टर बख्शी टीवी का रिमोट दबाते हैं और वो न्यूज देखते हैं। न्यूज में ग्रोवर का न्यूज चल रहा था। एक रिपोर्टर ग्रोवर से पूछ रहा था, आपके फैक्ट्री में एक वर्कर की जान गई और आप इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, आपने अभी तक वो पुरानी मशीनें नहीं हटाई है। वर्कर्स का कहना है कि ये सब आपकी और आपके ही एक करीबी दोस्त का हाथ है। बख्शी ने ये जैसे ही सुना उसके होश उड़ गए। वो फौरन घर से निकला ग्रोवर के ऑफिस के लिए। वहां उसने देखा बहुत भीड़ जमी हुई थी। रिपोर्ट्स भरे हुए थे। वही दूसरी और एक परिवार रो रो के माइक में कुछ बोल रहा था। बख्शी को ठीक से दिखाई नहीं दिया। जब उसने ठीक से देखना चाहा तो ये तो दिवाकर का परिवार है। पर ये इस तरह से रो क्यों रहा है। उसने उनकी बात सुनी चाहिए। उसकी पत्नी रिपोर्ट को बता रही थी, मेरे पति की जान गई और इन लोग चुप बैठे हैं, अब हम क्या करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। बख्शी के तो होश ही उड़ गए। उसे वो दिन याद आ गया जब दिवाकर उसके पास आया था। फ्लैशबैक, साहब आपके कारण हमारी जिंदगी है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। दिवाकर ने हाथ जोड़कर बख्शी से कहा। बख्शी ने कहा, मेरे होते हुए तुम लोगों को कुछ नहीं ही सकता। दिवाकर वही आदमी था जब बख्शी ने सारे वर्कर्स को झूठ बोला था और वर्कर्स वही खराब मशीनों में काम करने चले गए थे। अचानक बख्शी को धक्का लगा और वो होश में आया। वो जमीन पे गिर पड़ा। उसके सीने में तेज दर्द हुआ। वो अपने सीने पे हाथ रख के वहीं बैठ गया। किसी ने उसे देखा और कहा, अरे ये तो बख्शी साहब है। ग्रोवर को सब रिपोर्ट्स पूछ ही रहे थे कि सबका ध्यान वहीं चला गया। सब लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे। तभी ग्रोवर वहां आया और मनोहर से कहा, उठाओ जल्दी, कार में बैठाओ। मनोहर ने बख्शी को उठाया और कार में बैठा दिया। बख्शी की आंखों में आंसू थे। उसने ग्रोवर से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ। ग्रोवर ने कहा, तुम अभी ज्यादा बात मत करो। जल्दी ही उसे हॉस्पिटल लेके पहुंच गए। उसे जल्दी से अंदर लेके गए। उसका वहां ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। मनोहर के पास बख्शी का फोन था। उस पे आना का कॉल आ रहा था। उसने ग्रोवर को दिखाया। ग्रोवर ने फोन उठाया। हेलो आर्ना बेटा, मैं जयराज ग्रोवर बोल रहा हूँ। आना ने पूछा, बाबा कहाँ है, उनका फोन आपके पास क्यों है, कहाँ है वो। ग्रोवर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बाबा अभी हॉस्पिटल में है, सब ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ फिर बात करते हैं। आना ने परेशान होते कहा, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ उनको, कुछ तो बताइए। ग्रोवर ने कहा, मैंने कहा ना सब ठीक है, तुम बस आ जाओ। आना दौड़ के घर से निकली और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो दौड़ते हुए पहुंचती है और सामने वहीं गार्ड को देखते ही बोली, तुम फिर से क्या किया है तुमने बाबा को। ग्रोवर ने आना को देखा और देखता ही रह गया। वही आंखें, उसके जैसे लंबे बाल, वैसे ही होंठ और वैसे ही आवाज। ग्रोवर ने आना को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा। आना ने जैसे ही सुना, आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे बाबा कहाँ है, बताइए प्लीज। ग्रोवर ने हंसते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसे बहुत खूबसूरत हो। ग्रोवर का आना की माँ के साथ क्या रिश्ता था। क्या होगा जब आना को पता चलेगा कि ग्रोवर ने बख्शी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। चैप्टर 16 जंगल। अभी की कहानी। आना बस होटल के गेट से बाहर निकलने ही वाली थी। वो नौकर को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, सुनो रुको। आना बिना सुने तेज तेज चलने लगी। वो नौकर उसे बोलता रहा, रुको रुको मेरी बात सुनो। आना ने सामने आते हुए एक टैक्सी को हाथ दिखाया और उसमें बैठ के निकल गई।
वो नौकर वही खड़ा रह गया। उसे थोड़ा शक हुआ। वो जल्दी से दौड़ के अंदर गया। उसने वहाँ काम कर रहे बाकी नौकरों से पूछा, वो लड़की कहाँ है जो कल ही आई थी? वहाँ के नौकर ने कहा, अभी तो यही थी, साफ सफाई कर रही थी, उसके बाद हमने नहीं देखा। वो जल्दी से ऊपर उस कमरे में जाकर नॉक किया, पर अंदर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब उसे शक होने लगा था। उसने तुरंत दौड़ के फ़ोन लगाया। उसने फ़ोन पे कहा, सर मैडम कमरा नहीं खोल रही, हमने बहुत नॉक किया पर अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही, वो लड़की भी नहीं दिख रही जिसको आपने कल ही अपॉइंट किया था। सामने से उसने बोला, मैं आता हूँ। थोड़ी ही देर में वो कारों का काफिला होटल पहुंचा। दिलकश उसमें से उतरा और दौड़ के ऊपर गया। उसने भी 2-3 बार दरवाजा नॉक किया, पर उसे भी जब कुछ आवाज़ नहीं आई। उसने अपना कोट निकाला, हाथ के शर्ट के बटन को फोल्ड किया और जोर जोर से धक्का दिया अपने कंधे से, पर तब भी नहीं खुला तो उसने अपने पैरों से एक धक्का मारा। दरवाजा खुला और दिलकश जोर से सामने जाके गिरा और उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं दिख रहा। उसने फिर आवाज़ लगाई, आना कहाँ हो तुम? उसने यहाँ वहाँ देखा, उसे कुछ आवाज़ आई, हम। दिलकश ने कान लगा के सुनना चाहा। वार्डरोब का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसे अंदर वार्डरोब से किसी की आवाज़ आ रही थी। उसने वार्डरोब का दरवाजा खोला तो उसमें से वो लड़की बाहर आके गिरी। उसका मुंह बंधा हुआ था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। दिलकश ने जल्दी से उसका मुंह खोला जो दिलकश के ही शर्ट से बंधा था, और उसके हाथ उसके ही एक पैंट से। दिलकश ने उस लड़की को पकड़ के उठाया। उस लड़की ने रोते रोते हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं मैडम को रोक नहीं पाई, उन्होंने मुझे इस तरह से बांध दिया था, मैं कुछ नहीं कर पाए। दिलकश उसकी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सब उसे देखने लगे कि सर ऐसे क्यों हंस रहे हैं। वो लड़की भी देखने लगी वो उसकी बात सुनकर क्यों हंस रहे हैं। दिलकश बहुत जोर जोर से हंस रहा था। हंसते हंसते वो बिस्तर पे बैठ गया। सब उसे देखे जा रहे थे। फिर दिलकश ने अपने दोनों हाथ फैला के बिस्तर पे बैठ गया और उस लड़की को अपने पास बुलाया। वो लड़की डरते हुए उसके पास आई। उसने उस लड़की से कहा, तुमने अभी जो भी कहा क्या तुम्हारे साथ ये सब हुआ था? उस लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। दिलकश ने कहा, तुम्हें क्या मैं शक्ल से बेवकूफ़ दिखता हूँ? तुम मुझे कहानी सुनाओगी और मैं सुन लूंगा? दिलकश एकदम से बिस्तर से खड़ा हुआ और कहा, उसने तुम्हारे साथ हाथापाई की? उस लड़की ने कहा, नहीं सर। फिर दिलकश ने कहा, तो उसने तुम्हारे साथ बॉक्सिंग खेली होगी? उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं सर। फिर दिलकश ने कहा, तो उसने तुम्हें चाकू दिखाया या बंदूक दिखा के डराया था? उस लड़की ने कहा, नहीं सर। फिर दिलकश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तो क्या उसने हवा में उड़ते हुए तुम्हारे साथ ये सब किया? वहां खड़े बाकी लोग हंसने लगे। दिलकश ने सबको गुस्से से देखा। सब के सब नीचे सर करके खड़े हो गए। उस लड़की ने सबको देखा और वो समझ गई कि अब वो पकड़ी गई। दिलकश ने कहा, अब सच बताओ मुझे। उस लड़की ने डरते हुए सब बताया जो भी उसके साथ हुआ। उसने बोला, मैं जब कमरे में आई तब मैडम बहुत रो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप उनसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे। दिलकश ने यह सुना और कहा, और तुम ये बात मान गई? उस लड़की ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर उनकी शादी हो गई तो वो अपनी जान दे देंगी। मैं ये सुनकर डर गई थी और उसका इल्ज़ाम मुझ पे आ जाएगा ऐसा उन्होंने कहा। इतना बोलते ही वो जोर जोर से रोने लगी। फिर आगे बोला, उसके बाद उन्होंने मुझे ये प्लान सुनाया कि अगर वो मुझे इस तरह बांध के जाएगी तो मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। फिर उन्होंने मेरे कपड़े पहने और मैंने उनके, और वो इस तरह से बाहर निकल गई। दिलकश ने कहा, आगे भी तो बताओ, किसी को और शक न हो इसके लिए तुमने ही दरवाजा अंदर से लॉक किया और इस तरह वार्डरोब में आके बैठ गई, मैंने सही कहा ना? उस लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। दिलकश ने फिर कहा, यहाँ पे गलती कर दी ना? और वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। दिलकश ये सुन के हंसने लगा और फिर कहा, तुम 100 लोग यहाँ और वो अकेली, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। उसने सबको वहां से जाने के लिए कहा। उसने अपने आप से कहा, तुम भी ना बिल्कुल मेरी ही जैसी हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, उतना ही तेज दिमाग। मुझे पता था तुम यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करोगी, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा था पहले ही। इतना कहकर उसने अपने कपड़े बदले और नीचे आ गया। सब लोग उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। दिलकश ने ब्लैक कलर का पठानी सलवार कमीज और उस पे एक मोटी शॉल ओढ़ी हुई थी। बाल उसके बिखरे हुए थे, पैरों में एक सिंपल से जूते। उसने सबको कहा, मैं अकेले ही जाऊंगा उसे लेने, तुम लोग मेरे अगले फ़ोन का इंतजार करना, समझे? सब लोग ने हाँ में सिर हिला दिया और दिलकश वहां से अकेला ही पैदल निकल गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और उस ट्रैकर को देखा जो उसने उस रात आना के ऊपर लगाया था। वो उसे फॉलो करने लगा। आना यहाँ टैक्सी में बैठी थी। टैक्सी वाले ने पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? आना ने उस टैक्सी वाले को थोड़ा दूर चलने के बाद रोकने के लिए कहा था। वो बस उस होटल से दूर होना चाहती थी। आना ने टैक्सी वाले को वो एड्रेस दिखाते हुए पूछा, भैया क्या आपको ये एड्रेस पता है? उस टैक्सी वाले ने कहा, मैडम मुझे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं ज़्यादा नहीं जानता इस जगह के बारे में। आना ने उससे कहा, ठीक है भैया कोई बात नहीं। उसने कुछ पैसे उस टैक्सी वाले को दिए और आगे बढ़ गई। आगे चलते हुए वो अपने आप से कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना भगवान, आज मैंने मजबूरी में कुछ पैसे चुराए हैं, अगर नहीं चुराती तो आज मैं वहीं फंसी रह जाती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसा बोलते हुए वो आगे चलती रही। उसने इतनी ठंड में वो ड्रेस पहनी हुई थी जिससे उसे बहुत ठंड लगने लगी थी। आना ठंड से कांप रही थी। वो धीरे धीरे चलने लगी थी। सामने उसे साफ नहीं दिखाई दे रहा था धुंध के कारण। वो बस चलती जा रही थी। अब उसके पैरों में दम नहीं था। वो जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ये मैं कहाँ आ गई? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, इस रोड में तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, हे भगवान मैं कहाँ आ गई? वो बस चली जा रही थी। यहाँ दिलकश उस ट्रैकर में देखते हुए चलते जा रहा था। उसने फिर एक टैक्सी को इशारा किया और उसमें बैठ गया। आना अब बेहोश होने लगी थी क्योंकि वो काफ़ी पैदल चल चुकी थी और उसने वो ड्रेस भी पहनी हुई थी जो घुटनों तक थी जिससे उसे बहुत ठंड लग रही थी। दिलकश ट्रैकर को देखते हुए टैक्सी वाले को बता रहा था।
यहाँ आना बेहोश होकर गिर पड़ी। वहां से एक गाड़ी गुजरी जिसमें 4 लड़के शराब पीते हुए मस्ती करते हुए लाउड म्यूजिक सुनते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नज़र आना पे पड़ी जो रोड के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। एक ने कहा, रुक भाई देख, बीच में कोई है, रोड के गाड़ी रोक। सुनसान रास्ता, अब रात भी हो चुकी थी और ठंड जहां बस कोहरा छाया हुआ था, उस गाड़ी से एक लड़का नीचे उतरा देखने के लिए। दूसरे ने कहा, ओए ध्यान से, कहीं कोई भूत तो नहीं, इतनी रात को कौन ऐसे कौन बीच सड़क में, मेरी बात मान मत जा भाई, वापस आ जा। पहले वाले ने कहा, अरे तू कितना डरपोक है भाई, मुझे देखने तो दे। वो जब उसके पास गया उसने उसे देखा, फिर जोर से कहा, अरे भाई ये तो एक लड़की है, वो भी बहुत ही खूबसूरत। दूसरे ने कहा, अरे भाई ये खूबसूरत के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे, ये भूत ऐसे ही अपने जाल में फंसाती है। फिर तीसरा भी गाड़ी से उतरा, उसने भी देखा और कहा, अरे भाई सच में ये तो लड़की है, चल आजा इसे उठाते हैं। चौथा भी उतर के आया, फिर चारों ने मिलकर उसे उठाया और गाड़ी में बैठा दिया। एक ने कहा, आज तो पार्टी भाई। फिर चारों ने आपस में ताली मारी और कहा, चल चल एक काम कर, जंगल के अंदर ले चल। सबने कहा, हाँ चल, और गाड़ी जंगल की ओर मोड़ ली। दिलकश ने देखा उसका ट्रैकर एकदम दूसरी तरफ मुड़ गया अचानक और ये जंगल की तरफ था। उसने टैक्सी वाले को तेज गाड़ी चलाने बोला। ये चारों जंगल के काफी अंदर आ गए थे। फिर उन लोगों ने एक बड़े से पेड़ के पास गाड़ी रोकी और चारों गाड़ी से उतर गए। एक ने कहा, भाई यहाँ तो कितना सन्नाटा है, चारों तरफ कितना अंधेरा। दूसरे ने कहा, तभी तो यहाँ आए हैं कि किसी को पता ना चले न किसी को आवाज आए। अब आना को हल्का हल्का होश आने लगा था। उसने धीरे धीरे आंख खोली, उसने देखा वो एक गाड़ी में बैठी थी। वो होश में आए, उसने सामने देखा 4 लड़के आपस में हंस हंस के बात कर रहे थे और शराब की बोतल भी उनके हाथ में थी। आना समझ गई कि वो किडनैप हो गई थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा पर उससे नहीं खुला। उसने यहाँ वहाँ देखा गाड़ी में। दिलकश उस जगह पहुंच चुका था जहां से उस गाड़ी ने टर्न लिया था, जंगल की तरफ। उसने ट्रैकर को देखा, वो सीधा जंगल की ओर दिखा रहा था। उसे लगा वो इतनी रात में जंगल क्यों जाएगी। चारों में से एक ने कहा, चल भाई अपनी पार्टी को तो लेके आए बाहर। दूसरे ने कहा, हाँ तू लेके आ, हम यहाँ शाही बिस्तर की तैयारी करते हैं। ऐसा कहते हुए वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही खोला उसने देखा सामने आना हाथों में चाकू लिए बैठी थी। उसने उसे पीछे हटने को कहा। वो लड़का बोला, ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें आराम से। आना ने उसको चाकू से डराया वो और पीछे हो गया। आना गाड़ी के सामने वाली सीट पे आके बैठ गई। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। उसने चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी की तेज रोशनी उनके आंखों के सामने थी। गाड़ी ठीक उनके सामने तेजी से आ रही थी। वो तीनों चिल्लाए और गाड़ी के साइड में कूद गए। फिर आगे जाके आना ने गाड़ी रिवर्स की। वो तीनों अभी संभले ही थे कि उसने गाड़ी फिर मुड़ाई और उनकी तरफ आने लगी। चारों बोले, भाई ये पागल हो गई है, भागो यहाँ से। आना हंसते हुए गाड़ी चला रही थी और कहा, आज तो पार्टी बनती है, वो भी मेरे तरफ से। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और चारों के पीछे दौड़ाई। चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे, गाड़ी उनके पीछे पीछे। दिलकश को शोर की आवाज आई। उसने देखा सामने से तेज रोशनी में कोई गाड़ी बहुत ही स्पीड में आ रही थी। वो चारों को दौड़ाते हुए जंगल से बाहर लेके आई। दिलकश ने ध्यान से देखा, उस गाड़ी के सामने 4 लड़के अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। चारों लड़के तेजी से भागते हुए जंगल से बाहर आए और भागते भागते वो चारों बहुत आगे भाग गए। आना ने गाड़ी को एकदम यू टर्न लिया और गाड़ी एकदम दिलकश के सामने आके ब्रेक मारा। उसने दिलकश को देखा, उसने पठानी सलवार कमीज पहना था, बाल उसके पूरे बिखरे हुए थे। आना ने अपने आप से कहा, अब ये कौन सा नया अवतार है तुम्हारा। दिलकश ने देखा उस गाड़ी में आना बैठी हुई थी। आना ने दिलकश को देखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगी। दिलकश ने उसे हाथों से इशारा किया और कहा, मेरी बात सुनो एक बार, इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा, मैं तुमको कहीं न कहीं से ढूंढ ही लूंगा। आना बस गाड़ी की स्पीड बढ़ाने में लगी थी और उसने दिलकश की एक भी नहीं सुनी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दिलकश ने टैक्सी वाले को साइड किया और गाड़ी खुद चलाने के लिए बैठ गया। उसने टैक्सी वाले से कहा, बाद में वापस कर दूंगा। इतना कहते हुए वो आना के पीछे निकल गया। आना बहुत तेज गाड़ी चला रही थी और उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगी। दिलकश भी तेज गाड़ी चला रहा था। उसने भी कहा, कहाँ तक भागोगी, यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं, तुम मुझसे कहीं भी नहीं छिप सकती। आना बहुत स्पीड में गाड़ी चला रही थी। तभी एक मोड़ आया, उसने जोर से टर्न लिया और सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गई। दिलकश ने सामने देखा, आना की गाड़ी को टक्कर लगी और वो पलटते हुए वो रोड में घिसते हुए जा रही थी। दिलकश ने देखा और जोर से चिल्लाया, नहीं। क्या दिलकश बचा पाएगा आरना को? आरना को उसकी फैमिली के बारे में किसने बताया था? चैप्टर 17, मुझे शादी करनी है। फ्लैशबैक। ग्रोवर ने आना से कहा, वही आंखें, वही बाल, वही आवाज, तुम तो अपनी माँ की तरह बहुत ही खूबसूरत हो। आना ने उसे देखा और कहा, अंकल ये आप कैसी बात कर रहे हैं। ग्रोवर ने बात बदलते हुए कहा, नहीं तुम्हें इतने सालों बाद देखा ना तो किसी की याद आ गई। आना ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और कहा, मेरे बाबा कहाँ है, आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो। तभी बाहर डॉक्टर आया और बोला, पेशेंट के साथ कौन है। आना ने आगे बढ़ के कहा, मैं हूं, मैं उनकी बेटी हूँ। डॉक्टर ने कहा, अभी वो खतरे से बाहर है पर उनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। डॉक्टर इतना बोल के वहां से चला गया। आरना ने ग्रोवर की तरफ देखकर कहा, उनकी ये हालत क्यों हुई? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थे, क्या हुआ था उनके साथ? ग्रोवर ने कहा, उसने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया अपने काम का, बस और कोई बात नहीं थी। आना ने कहा, काम का स्ट्रेस, पर वो तो जॉब छोड़ चुके थे, फिर किस बात का स्ट्रेस। ग्रोवर ने बात बदलते हुए कहा, देखो ये तुम अपने बाबा से ही पूछना, मुझे जो लगा मैंने बोला। और उसने मनोहर को इशारा किया चलने को और वो लोग वहां से निकल गए। आना अब अकेली थी। उसे नित्या का फोन आया। उसने फोन उठाया और कहा, बोलो छोटी।
नित्या ने कहा, दी आप लोग कहाँ हो, बाबा का भी कुछ पता नहीं, वो सुबह अचानक घर से निकल गए थे। आना ने उससे कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं घर आकर बात करती हो तुमसे, अपना ख्याल रखो, सब ठीक है। फिर उसने फोन काट दिया। ग्रोवर पूरे रास्ते भर बस आना का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। वो मन में सोच रहा था, जैसी माँ वैसी बेटी। ग्रोवर घर पहुंचा, उसने देखा वहां हृदय सोफे पे बैठा हुआ था। उसने हृदय से पूछा, कहाँ थे तुम इतने दिनों से, तुम्हें पता भी है यहाँ फैक्ट्री में क्या क्या हो गया, क्या क्या झेलना पड़ रहा है मुझको, कुछ जिम्मेदारी का एहसास है तुमको? हृदय अपने डैड की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसने टेबल पे अपने दोनों पैरों को रखा हुआ था और बैठ के सिगरेट पी रहा था। फिर उसने कहा, डैड मुझे शादी करनी है। ग्रोवर हैरान हो गया ये सुनकर। फिर उसने कहा, व्हाट, क्या कहा तुमने? हृदय ने फिर कहा, मुझे शादी करनी है। ग्रोवर हंसने लगा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। वो फिर हंसते हंसते हृदय के सामने वाले सोफे पे ही बैठ गया और पूछा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? हृदय ने अपने दोनों पैर नीचे उतारे और सिगरेट को एस्ट्रे में डाला और ग्रोवर को देखते हुए कहा, मैं मजाक नहीं करता, ये आप भी जानते हैं, मैंने ये बात सीरियस बोली है। ग्रोवर को फिर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर हंसते हुए ही पूछा, अच्छा तो लड़की भी देख रही होगी तुमने, कौन सी मॉडल है, दुबई, फ्रांस या सिंगापुर की, या तुम बस एक दिन एक महीने के लिए शादी करना चाहते हो? ग्रोवर ने फिर कहा, और तुम्हें तो ये शादी वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर अचानक इसका ख्याल कैसे आया तुमको? हृदय ने आंख बंद की और फिर आंख खोली और कहा, वो कोई मॉडल नहीं है, एक सिंपल लड़की है। ग्रोवर को लगा अब शायद कुछ सीरियस है मामला। उसने फिर पूछा, कौन है? हृदय ने कहा, अभी नहीं, जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं तब आपको बता दूंगा। मैंने अभी इसलिए बताया ताकि आप इस बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे, जैसे आपने हर बार किया है मुझे लेके। ग्रोवर ने थोड़ा मुंह बनाया और कहा, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोका, तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है और आज भी यही कर रहे हो तुम। हृदय सोफे से उठकर खड़ा हो गया और कहा, मर्जी कैसी मर्जी, क्या मर्जी से किया है मैंने आज तक? बोलिए, बचपन से लेकर आज तक आपने बस मुझ पे अपनी मर्जी थोपी है। ग्रोवर भी अपने सोफे से खड़ा हो गया और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मैंने तुम पे अपनी मर्जी थोपी? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हर चीज का ख्याल रखा है तुम्हारा। ये जो आज तुम महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, कहाँ से आते हैं ये, कभी सोचा है कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में? हृदय ने भी गुस्से में कहा, मेहनत? कौन सी मेहनत, आपने बस बेईमानी करके पैसा कमाया है। ग्रोवर ने जैसे ही ये बात सुनी, हृदय को एक जोर से चांटा मार दिया और कहा, आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, समझ में आए तुमको? अपने बाप से इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब से तुम्हारी सब अयाशी बंद, कल से तुम मेरे ऑफिस में बैठोगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम तुम जानते हो, मार्क माय वर्ड्स। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। हृदय गुस्से में लाल वही सोफे पे जोर से बैठ गया और अपनी सिगरेट निकाली और पीने लगा। वो सोचने लगा, इस तरह मैं झुक नहीं सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरी जिंदगी बस इनके हाथों में नाचती रहेगी। यहाँ आना बेचैन थी, उसके बाबा अभी भी बेहोश थे। उसने नित्या को फोन किया और कहा, हम आज रात घर नहीं आ पाएंगे, तुम खाना खाकर सो जाना, मुझे और बाबा को कुछ काम गया है। नित्या ने हैरानी से पूछा, काम, कैसा काम दी? आना ने कहा, अभी फोन पे नहीं बता सकती, तुम बस अपना ख्याल रखना, अभी फोन रखती हूँ। और उसने फोन काट दिया। आरना अंदर जाती है बख्शी को देखने। अब उनको होश आने लगा था। वो उसे पास बुलाकर बोले, बेटी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना और नित्या का ख्याल रखना। आना उनका हाथ पकड़ के रोते हुए बोली, बाबा ये अचानक क्या हो गया? अभी तो नित्या ठीक भी नहीं हुई थी और आपके साथ ऐसा हो गया, क्या हुआ आपके साथ? आपकी हालत किसने ऐसे की? बख्शी ने आना को परेशान होता देखकर कहा, बेटा बस मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो गई थी, मैं बस बहुत परेशान था। आना समझ गई कि बाबा परेशान है, उनकी जॉब चली गई, घर का खर्चा कैसे चलेगा, शायद इसी कारण उनको ज्यादा स्ट्रेस हो गया होगा। उसने बख्शी से कहा, आप परेशान मत होना, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप अपना ख्याल रखिए, आप ऐसे रहेंगे तो हमें कौन संभालेगा, आपको अब मेरी कसम है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बख्शी सोच रहा था कि आना को अगर पता चल गया तो इस पर क्या बीतेगी। आना ने बख्शी से कहा, अब आप आराम कीजिए। इतना कहते हुए उसने बख्शी को चद्दर ओढ़ा दिया और बख्शी ने भी आंखें बंद कर ली। आना कमरे से बाहर आके बैठ गई। वो अब सोचने लगी कि मैं क्या करूं। उसने सोचा, क्या मुझे टीजे का ऑफर ले लेना चाहिए, पर मैं कैसे करूंगी वो सब, पर यहाँ बाबा अगर ऐसे ही स्ट्रेस लेते रहे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, मैं क्या करूं? है भगवान मेरी मदद करो। इतना कहते हुए वो रोने लगी। वो रात भर वही बैठी रही और सोचते रही। उसे लगा अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वही कमरे के बाहर लगे सीट पे वो बैठे बैठे सो गई। अगली सुबह उसे ऐसे सोते हुए देखकर एक नर्स ने उसे उठाया और कहा, उठिए उठिए। आना अचानक से उठ गई और उसने सामने नर्स को देखा और कहा, क्या हुआ बाबा, ठीक तो है ना? नर्स ने बड़े आराम से कहा, जी मैं आपको यही बताने वाली थी, आप अपने पेशेंट को अब ले जा सकते हैं, वहाँ काउंटर पे जाके आप पैसे भर दीजिए। आना ने कहा, जी मैं कर देती हूँ। फिर वो कैश काउंटर पे गई और पूछा, आप बिल दे दीजिए। उसे बिल दिया। उसने बिल देखा, 25,000 का बिल था। वो थोड़ा हिचकिचा गई, उसके पास 10,000 ही थे। उसने काउंटर पे कहा, अभी मेरे पास 10,000 ही है, मैं आपको बाद में बाकी पैसे दे दूंगी। काउंटर वाले ने कहा, मैम आपको तो ये वहीं भरना पड़ेगा वरना आप पेशेंट को नहीं ले जा सकते। आना ने फिर रिक्वेस्ट की और कहा, मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको दे दूंगी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, अभी आप थोड़े जमा कर लीजिए। काउंटर वाले ने कहा, सॉरी मैम ये हमारे रूल्स नहीं है। आना अब सोचने लगी कि वो बाकी पैसा कहाँ से लाए। वो सोच ही रही थी कि सामने उसे मीशा और चाहत आते हुए दिखाई दी। मीशा ने आते ही आना से कहा, तो हमें अपना नहीं मानती इसलिए इतनी बड़ी बात हम दोनों से छुपाई। आना ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो और तुम लोग यहाँ कैसे? मीशा ने कहा, मुझे डैड ने बताया कि अंकल को अटैक आया था, मैंने जैसे ही सुना चाहत को भी बताया और हम दोनों यहाँ आ गए।
उसके बाद मीशा ने काउंटर वाले को पैसे देकर कहा, ये पैसा जमा कर लीजिए। आना ने मिशा को गले लगा लिया और फिर चाहत ने भी दोनों को गले लगा लिया। सब फॉर्मेलिटी पूरी करके सब लोग बख्शी को घर ले आए। नित्या ने कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं दी, इतनी बड़ी बात हो गई, मैं बहुत घबरा गई थी, पता नहीं कैसे कैसे बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। आना ने उससे कहा, घबराने की कोई बात नहीं छोटी, मैं बस तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं हूं ना, फिर क्यों डरना, मैं सब संभाल लूंगी। फिर आना ने मिशा और चाहत का हाथ पकड़ के बोला, आज तुम दोनों नहीं होते तो मैं क्या करती, मेरे पास शब्द नहीं है तुम दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मीशा ने कहा, ओ प्लीज़ हम तेरे दोस्त हैं, बस ये बात कभी मत भूलना, और कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर करना, इस तरह अकेले सब हैंडल करने की कोशिश मत करना, समझी। चाहत ने भी कहा, हाँ और क्या अगर अंकल नहीं बताते तो हमें तो पता भी नहीं चलता, आगे से ऐसा मत करना, हम हमेशा तेरे साथ है। आना ने दोनों को गले लगाया। चाहत ने कहा, चलो अब हम लोग चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है। ग्रोवर आज ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया। उसने नौकर से पूछा, मीशा और हृदय कहाँ गए। नौकर ने कहा, मैडम और साहब सुबह सुबह कहीं चले गए थे। ग्रोवर ने सोचा, आखिर ये दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। मीशा और चाहत अब जा चुके थे। आना बख्शी के लिए सूप बना रही थी। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, आज तो मीशा और चाहत ने मदद कर दी पर आगे मुझे अपनी मदद खुद करनी होगी। आना टीजे के ऑफर के बारे में सोचती। अब उसने सोच लिया था मुझे ये करना होगा वरना बाबा की तबीयत और बिगड़ सकती है, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। वो हाथ में फ़ोन लेके बैठी थी। उसने टीजे का नोक खोला और उसे देखी जा रही थी और आंख से आंसू गिर रहे थे। फिर उसने अपने आंसू पोंछा और उसे कॉल लगाया। सामने से फ़ोन उठाया। आना ने कहा, मैं करने के लिए तैयार हूँ पर मेरी एक शर्त है। टीजे ने कहा, शर्त कैसी शर्त? आखिर आना की क्या शर्त थी? हृदय किससे शादी करना चाहता था। चैप्टर 18 अनजान लड़की। दिलकश ने सामने देखा, आना की गाड़ी घसीट रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं। उसने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी उसकी भी साइड में घसीट के पोल से टकराई। उसे भी बड़ी जोर से झटका लगा। अपने आप को संभालते हुए वो कार से बाहर निकला। उसके हाथ में चोट लगी थी। वो अपने हाथ को पकड़ के भाग के उस गाड़ी के पास गया। उसने देखा अंदर झांक के उसे कोई नजर नहीं आया। हर तरफ घूम घूम के देखा पर वहां कोई नहीं था। वो खड़े होकर सोचने लगा, कहाँ गई। फिर उसने सोचा कहीं टक्कर से पहले ही वो गाड़ी से कूद गई होगी। उसने जोर से पैर जमीन पे मारा और कहा, तुम तो मुझसे भी एक कदम आगे हो। फिर उसने फ़ोन निकाला। उसने देखा फ़ोन की स्क्रीन पूरी टूट गई थी पर फ़ोन काम कर रहा था। उसने कैसे भी चेक किया, उसमें वही ट्रैकर। उसने देखा वो काफ़ी दूर दिखा रहा था। उसने चलना स्टार्ट किया। बहुत सी गाड़ियों को उसने हाथ दिखाया पर कोई गाड़ी नहीं रुकी। फिर एक कार वाली ने रोका और देखा उसे चोट लगी थी। उसने कहा, अरे आपको तो चोट लगी है, आइए बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। दिलकश ने उससे कहा, मुझे किसी का पीछा करना है, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो लड़की जो कार में बैठी थी बहुत ही खूबसूरत थी। काली काली आंखें, बाल लंबे नीचे से थोड़े घुंघराले और उसने स्पेनिश गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, हाथों में मेटल की मल्टी कलर की चूड़ियां। दिखने में लग रहा था वो पार्टी में जा रही थी। उसने कहा, बैठ जाए अंदर, बाहर का मौसम कुछ खराब होने लगा था। बर्फ भी गिरने लगी थी, हवा भी हल्की हल्की हो रही थी। दिलकश अंदर आके बैठ गया। उस लड़की ने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। दिलकश बस अपने फ़ोन पे ही नज़रें जमाए बैठा था। वो लड़की दिलकश को देखी जा रही थी। फिर दिलकश ने उससे कहा, यहीं से राइट ले लीजिए प्लीज़। उस लड़की ने राइट ले लिया। फिर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा पर वो तो बस फ़ोन को ही उस ट्रैकर पे नज़र था उसका। फिर उसने कहा, यहाँ से लेफ्ट। उसने लेफ्ट मोड़ लिया। फिर उस लड़की ने कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप किसका पीछा कर रहे हैं। दिलकश ने बिना उसे देखकर कहा, अपनी पत्नी का। वो लड़की थोड़ा हैरान हुई, फिर बोली, आप दोनों में झगड़ा हुआ था। दिलकश ने नामे सर हिला दिया। फिर उसने कहा, तो वो आपसे भाग क्यों रही है। दिलकश ने कहा, उसे ये अच्छा लगता है। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, आपको परेशान करना। दिलकश ने कहा, हाँ। फिर उस लड़की ने कहा, मैं होती तो कभी आपसे दूर नहीं भागती। अब दिलकश ने उसकी तरफ देखा, फिर उस लड़की ने भी उसकी तरफ देखा। फिर अचानक एक तेज रोशनी आई। सामने देखा तो एक ट्रक आ रही थी। दिलकश ने स्टीयरिंग जोर से घुमा दिया और बोला, ये क्या कर रही है आप, अभी हम दोनों मर सकते थे। वो लड़की बोली, मरने से क्या डरना, मौत तो कभी भी आ सकती है। दिलकश ने उसे एकटक देखा और कहा, आप सीधा चलते जाइए। उस लड़की ने कहा, तब से आपके कहने पे ही तो चल रही हूँ। दिलकश ने देखा फ़ोन अब बंद होने वाला था। उसने जोर से बोला, नहीं 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 नहीं। फ़ोन की बस 2% बैटरी बची थी। उसने कहा, तेज चलिए कार, मुझे जल्दी पहुंचना है, प्लीज़ फास्ट, कम ऑन कम ऑन। उस लड़की ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब वो बहुत ही स्पीड में जा रहे थे। दिलकश की नज़र बस ट्रैकर पे थी और तभी उसका फ़ोन बंद हो गया। उसने जोर से कहा, नो नो नो। उस लड़की ने फिर जोर से कहा, अब कहाँ जाना है। दिलकश ने कहा, गाड़ी रोको। वो लड़की बोली, क्या। उसने फिर कहा, गाड़ी रोको। उस लड़की ने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। दिलकश सिर नीचे करके बैठा था। फिर उसने कार का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गया। उस लड़की ने देखा तो वो भी नीचे उतर गई। वो उसके पास आए। उसने नीचे देखा, वो जमीन पे नीचे बैठा था। वो उसके सामने आके बैठ गई और उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया और कहा, कितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हो उससे। दिलकश ने उसकी आंखों में देखा। उस लड़की की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। दिलकश बस उसे देखे ही जा रहा था। वो लड़की भी उसे देखे जा रही थी। फिर दिलकश ने कहा, इतनी मोहब्बत की मुझे भी नहीं पता कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे। उस लड़की ने कहा, तो ऐसे हार मत मानो, उठो और उसे ढूंढो, मौसम भी खराब होने वाला है, हम यहाँ ज़्यादा देर रुके तो जम जाएंगे। दिलकश एकदम से उठा और उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हारे पास फ़ोन का चार्ज होगा।
उस लड़की ने कहा, नहीं पर हम कहीं न कहीं से इंतजाम कर सकते हैं, मेरा घर यही पास में है, अगर तुम कहो तो हम वहीं चल के तुम्हारे फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। दिलकश ने कहा, हाँ चलो। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी रिवर्स घुमाई और उसे अपने घर ले आई। उसका घर कोई हवेली जैसा, इतना बड़ा, पूरा महल जैसा। उनकी गाड़ी सामने आके रुकी, वहाँ इतने सारे नौकर खड़े थे। एक ने उसका दरवाजा खोला, वो गाड़ी से उतरी, फिर दिलकश भी उतरा, वो सामने उस महल को देख रहा था। उस लड़की ने कहा, आ जाओ। दिलकश उसके पीछे पीछे चलने लगा, वहाँ सभी नौकर खड़े थे। दिलकश बस उन सभी को देखते हुए जा रहा था। वो उस महल के अंदर घुसा, इतना बड़ा राजघराने जैसा, इतने बड़े बड़े कांच के शीशे, ऊपर बड़ा सा मोतियों से चमकता हुआ झूमर था, दीवारों पे बड़े बड़े पेंटिंग्स लगी थी, नीचे सेल्फ में पुरानी चीज के आइटम्स रखे हुए थे, सोफा भी किसी शाही महल का गद्दा का बना हुआ रखा था। उसने दिलकश से बोला, बैठो प्लीज। दिलकश सोफे पे बैठ गया। उस लड़की ने उससे पूछा, क्या पियोगे, चाय, कॉफी या वाइन? दिलकश ने कहा, नहीं शुक्रिया, मुझे बस चाय दे दो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वो लड़की मुस्कुराई और कहा, घर आए मेहमान को कुछ तो पिलाना पड़ता है, आई थिंक वाइन सही रहेगी। फिर उसने हाथों से इशारा किया। उसके साथ ही खड़ी एक लड़की उसने सिर नीचे किया और वाइन लेने चली गई। वो लड़की दिलकश के ठीक सामने सोफे पे बैठी थी, जैसे कोई राजघराने की मालकिन बैठी हो। फिर उस लड़की ने कहा, अपना नाम नहीं बताओगे? दिलकश ने उसे देखा, आपको मेरे नाम से क्या लेना देना? देखो मैं सीधे बात करता हूँ, अगर आप मेरी मदद कर सकती है तो ठीक है, वरना मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। तभी वो वाइन लेके आ गई और ग्लास में वाइन डालने लगी। दिलकश चुपचाप बैठ के बात देख रहा था। वो लड़की वाइन डाल के दिलकश के पास आई। दिलकश ने उसे मना कर दिया। उस लड़की ने कहा, एक बार तो पी ही सकते हो। दिलकश ने ग्लास उठा लिया। फिर उसने एक बार में ही पूरा ग्लास पी लिया और कहा, मुझे जल्दी चार्जर चाहिए, आप समझ नहीं रही मुझे कितनी ज़रूरत है। उस लड़की ने कहा, जरूर मिलेगा, पर पहले हम थोड़ी बात तो कर ले। दिलकश को लगा शायद ये मदद नहीं करना चाहती। वो वहां से उठकर जाने लगा। उसने बाहर जाके देखा, बर्फ गिरने लगी थी और तेज तेज हवा चल रही थी, कोई तूफान आने वाला था। वो बाहर निकला पर हवा इतनी तेज थी कि उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो वापस मुड़ा और अंदर आ गया। वो लड़की वहीं सोफे पे बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने दिलकश को देखा और कहा, शायद खुदा भी यही चाहता है कि हम बात करें। दिलकश मजबूर था, वो वही सोफे पे आके बैठ गया। फिर उसने उससे कहा, देखो मुझे बहुत जरूरी है, वो पता नहीं इस तूफानी रात में कहाँ भटक रही होगी, मेरा उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। वो लड़की ने उससे कहा, मैं समझ सकती हूँ, पर आप खुद ही देखो ना, बाहर मौसम कितना खराब है, इस हालत में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कैसे ढूंढोगे उसे? दिलकश ने कुछ नहीं कहा, वो वही सोफे पे नीचे बैठा था। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उस लड़की ने हाथों से इशारा किया। एक लड़की वहां आई और दिलकश से उसका फोन मांगा। दिलकश ने उसे देखा, फिर अपना फोन दे दिया। वो लड़की उसका फोन लेके चली गई। फिर उस लड़की ने कहा, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बस तुम भी मेरा साथ दो। दिलकश को उसकी बातें नहीं समझ आ रही थी। फिर उस लड़की ने इशारा किया, उसके सामने बहुत सारा खाना रख दिया और उसने सबको जाने को कहा। दिलकश ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे भूख नहीं है। अब वो लड़की उठकर दिलकश के पास आके बैठ गई। उसने दिलकश के थोड़े पास आके कहा, तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे ढूंढोगे उसे, तुम्हें तो ताकत की जरूरत है। दिलकश उसे देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही नशा था। उसकी आंखों में देखकर दिलकश उसकी सब बात मानने को तैयार हो रहा था। उसने खाना खाना शुरू किया। वो लड़की उसके पास बैठ के मुस्कुरा रही थी और उसे देख रही थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? दिलकश ने उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की ने चम्मच में खाना उठाया और उसे खिलाया और वो इस तरह उसे खाना खिलाती रही। बाहर मौसम और खराब हो रहा था, बारिश शुरू हो गई थी, बिजली कड़क रही थी। दिलकश ने देखा, उस सामने वाले शीशे में बिजली की रोशनी बहुत तेज चमक रही थी। उस लड़की ने दिलकश का चेहरा अपने हाथों से पकड़ के अपनी तरफ मोड़ दिया और कहा, आप परेशान मत होइए, ये मौसम तो बस अपने पूरे जोश में है, बहुत जल्दी ही थम जाएगा। दिलकश ने फिर कहा, मेरा फोन अब तक चार्ज हो गया होगा, प्लीज मेरा फोन दे दो। दिलकश को समझ नहीं आ रहा था वो इस तरह कमजोर क्यों महसूस कर रहा था। कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो यहाँ क्यों बैठा है। अब उसे थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा था। उसने उस लड़की की तरफ देखा, वो उसे धुंधली दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज़ भी उसे साफ नहीं सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखों को मसला, फिर उसे देखना चाहा पर उसे साफ नहीं दिख रहा था। वो परेशान होने लगा था। उसने उस लड़की से कहा, क्या हो रहा है, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा, तुम साफ नहीं दिखाई दे रही मुझे। वो अपने हाथ यहाँ वहाँ हिलाकर देखने लगा। वो लड़की आराम से वही बैठी थी। उसने वाइन की ग्लास उठाई और पीने लगी। दिलकश ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे तेज दर्द होने लगा था। वो बेहोश होने वाला था। वो लड़की पास में बैठी गिनती गिनना स्टार्ट किया उसने और कहा, 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। दिलकश वही बेहोश होकर उस लड़की के गोद में गिर गया। वो लड़की उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, आराम से सो जाओ, अब तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, शाबाश, आराम से सो जाओ सो जाओ। और वो वाइन पीने लगी। दिलकश उसके ही गोद में बेहोश पड़ा था। आखिर कौन थी ये लड़की? क्या आना को कोई उठा के ले गया था? कहाँ होगी वो इस तूफानी रात में? चैप्टर 19 ट्रैकर। दिलकश उस लड़की के गोद में बेहोश पड़ा था। बाहर मौसम बहुत ही खराब था। बिजली कड़क रही थी, तेज हवाओं की आवाज आ रही थी, बर्फ भी गिर रही थी। लग रहा था आज कोई कयामत की रात थी। वो लड़की बस दिलकश को देखे जा रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। इस तरह पहले कभी उसे किसी को देखकर एहसास नहीं हुआ था। जब उसने उसे पहली बार सड़क पे खड़े देखा, वो उसे देखते ही पहली नज़र में उसे अपना बना लिया था। पता नहीं, शायद इसे ही पहली नज़र का प्यार कहते हैं।
वही दूसरी और आना जो उस एक्सीडेंट में कार से पहले ही कूद गई थी, उसे कुछ खरोंच आई थी। वो बारिश में भीगते हुए एक झोपड़े के पास पहुंची। उसने पूछा कोई अंदर है, और ठंड से कांप रही थी। तभी एक लड़की बाहर आई। उसने आना को देखा और पूछा आप कौन। आना कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस कांप रही थी। उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे, सर में थोड़ी चोट भी लगी हुई थी, हाथ पैर उसके कांप रहे थे, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और अचानक वो वहीं गिर पड़ी। उस लड़की ने उसे जल्दी से खींच के अंदर ले आई। फिर उसने उसके कपड़े बदले और उसे वहीं कंबल में लपेट के लेटा दिया। वहीं उसके पास कुछ लकड़ियां जलाकर वो लड़की आग सेक रही थी। आना ऐसे ही बेहोश पड़ी रही काफी देर तक। फिर उसे काफी देर बाद होश आया। वो अपने सिर पे हाथ रख के उठी और बोली मेरा सिर। उस लड़की ने जैसे ही देखा वो आना से बोली अरे आप लेटे रहिए, आपको आराम की जरूरत है, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए अंदर चली गई। आना धीरे धीरे उठकर बैठी। फिर उसने देखा वो एक झोपड़े के अंदर लेटी हुई थी। उसने देखा उसके कपड़े बदले हुए थे, उसकी चोट पे पट्टी बांधी हुई थी, उसे अच्छे से कंबल ओढ़ा रखा था। फिर वो लड़की कुछ खाने को लेकर आई और कहा लीजिए कुछ खा लीजिए आप। आना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की, वरना मैं इस मौसम में मर ही जाती। उस लड़की ने आना से पूछा आप इस खराब मौसम में इस हालत में कहाँ जा रही थी। आना ने कहा मैं वो तेज स्पीड में कार चला रही थी और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं चलते चलते यहाँ पहुँच गई। फिर उस लड़की ने कहा आप कहाँ रहती हैं। आना ने उसे कहा मैं बस यही पास में रहती हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगी। उस लड़की ने कहा यहाँ के मौसम का कुछ कह नहीं सकते कब तक थमे, अगर मौसम ठीक हो जाए तो आप चले जाना, वरना बाहर निकलने की सोचना भी मत। आना ने आगे कहा नहीं मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। वो लड़की बोली ठीक है अब आप आराम कीजिए। इतना कहते हुए वो अंदर चली गई। आना अब वही आग के समाने बैठी हुई थी। वो सोच रही थी क्या जिंदगी हो गई, कहाँ से कहाँ भटक रही हूँ, पता नहीं मैं अपने परिवार से मिल भी पाऊंगी कि नहीं, या मेरा परिवार है भी कि नहीं, या उसने मुझसे झूठ बोला था। पर वो इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोल सकता। मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है, मैं कैसे भी वहां तक पहुंचूंगी। वो वही आग के पास बैठ के सोचती रही। दिलकश को अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा ऊपर एक बड़ा सा झूमर दिखाई दिया। उसने यहाँ वहां नजर घुमाई, वो एक आलीशान से बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो जल्दी से उठा और अपना फोन ढूंढने लगा। हर जगह देखा पर उसे नहीं दिखाई दिया। वो दौड़ के दरवाजा खोलना चाहा पर वो लॉक था। वो जोर से चिल्लाया ओपन द डोर प्लीज, कम ऑन कम ऑन। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा पर किसी ने भी नहीं खोला। फिर भाग के खिड़की के पास गया। खिड़की पे धुंध छाया हुआ था, उसे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने दीवार पे देखा और उस घड़ी पे नजर गई तो देखा सुबह के 7 बज रहे थे। वो बिस्तर पे बैठ गया और सोचने लगा ये मैं कहाँ आके फंस गया। वो काफी देर तक बैठा रहा। फिर इसे दरवाजा खोलने की आवाज आई। दरवाजा खुला, वो लड़की अंदर आई। उसने देखा कि वो बिस्तर पे नहीं था। दिलकश पीछे से आया और उसको धक्का देते हुए बिस्तर पे उल्टा लेटा दिया और उसके हाथ को मोड़ के बैठ गया और गुस्से में बोला कौन हो तुम, मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है तुमने, बताओ। वो लड़की कांपती हुई आवाज में बोलो मैं तो तुम्हें तुम्हारा फोन देने आई थी, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। दिलकश ने फिर कहा कहाँ है फोन, दो मुझे। उस लड़की ने कहा मुझे छोड़ोगे तभी तो बताऊंगी। दिलकश उसे और जोर से दबाया और कहा बताओ जल्दी। उस लड़की ने जोर से कहा बगल के ही कमरे में एक टेबल है, उसके एक दराज के अंदर रखा हुआ है। दिलकश ने उसका हाथ छोड़ दिया और भाग के बगल वाले कमरे में चला गया। उस लड़की का हाथ छुटा तो वो अपने हाथ में बहुत दर्द हुआ और वो कुछ देर वही बैठी रही। दिलकश उस कमरे में गया, उसने दरवाजा खोला और यहाँ वहाँ टेबल ढूंढने लगा। उसे साइड में ही दीवार से लगा हुआ टेबल दिखाई दिया। वो भाग के वहाँ गया, उसने दराज खोला, उसने फोन रखा मिला। उसने तुरंत फोन को ऑन किया, स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने फिर जल्दी से वो ट्रैकर देखा, उसे वो ट्रैकर पास ही नजर आया। उसने कहा तुम ज्यादा दूर नहीं हो मुझसे, और वो लेके जाने लगा। जैसे ही पीछे मुड़ा उस कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया और लॉक कर दिया। वो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। दिलकश अब चिल्लाते हुए बोला खोलो 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 दरवाजा, तुम ये अच्छा नहीं कर रही, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मुझे यहाँ कैद करके रख रही हो, बोलो बोलो कौन हो तुम, सुन रही हो मुझे, हेलो जवाब दो। पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया। वो लड़की वहीं हाथ में दरवाजे की चाबी लिए खड़ी थी और चाबी घुमाते हुए वहां से चली गई। दिलकश वही दरवाजे को पीटे जा रहा था और चिल्ला रहा था। वो फिर जोर जोर से बोला खोलो खोलो खोलो। वो अपने कंधे से दरवाजा को धक्का दे रहा था। उसमें इतना गुस्सा भर गया था कि वो लगातार धक्का दे रहा था। वो पसीना पसीना हो गया था, अब उसकी सांसें चढ़ने लगी थी। फिर वो पीछे हटा और घुटनों के बल बैठा था और सांस जोर जोर से ले रहा था। वो बहुत ज्यादा थक गया था। उसने कमरे में देखा कि उसे कुछ मिल जाए जिससे वो दरवाजा पे मार सके। वो उस टेबल के पास गया। उसने उस टेबल पे जोर से किक मारी। उस टेबल के साइड के डंडे टूट गए। फिर उसने हाथों से उस डंडे को और मारा तो वो टूट गया। उसने फिर वो डंडा उठाया और दरवाजा पे मारने लगा। उस लड़की को जोर जोर से आवाज आने लगी। वो दौड़ के बाहर आई। उसने देखा उस दरवाजा में दरारें आने लगी थी, वो टूटने लगी थी। वो सामने खड़े हैरानी से देख रही थी। आखिर उसे मारते मारते वो दरवाजा टूट गया और दिलकश उसके सामने डंडा हाथ में लिए खड़ा था। वो लड़की के सामने आया और बोला दम है तो रोक के दिखाना। और वो वहां से डंडा अपने कंधे पे रख के चलने लगा। वहां खड़े बाकी नौकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। तभी उस लड़की ने हाथों से इशारा किया, वो सब वही रुक गए। दिलकश फुल एक्शन में था ही, कोई भी उस पर हमला करे तो उसे पछाड़ दे। वो सबको डंडा दिखाते हुए बाहर निकल गया। वो लड़की ऊपर खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपने आप से कहा आई लाइक स्टाइल। यहाँ आना उस आग के सामने बैठ के सोच रही थी कि अब आगे का सफर वो कैसे तय करे, कहाँ जाना है, किसे ढूंढना है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर उसने सोचा कि मुझे जाना है, वरना मुझे ये लोग फिर से अपनी कैद में बंद कर लेंगे, और वो जाने के लिए उठने लगी। वो उठी और बाहर निकली।
बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना था। ठंडी ठंडी हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों पे बारिश की बूंदें लग रहा था कि कोई चमकती हुई मोती हो। आसमान में बादल साफ दिख रहे थे। सड़क पे बारिश का पानी पूरा फैला हुआ था। वो धीरे धीरे आगे चलने लगी। तभी वो लड़की पीछे से दौड़ के आई और बोली, सुनिए, ये लीजिए खाने का सामान। आपको आगे खाना खाने का कोई भी सामान नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये रख लीजिए। वो लड़की मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। आना ने उसे धन्यवाद बोला और वो सामान लेके आगे चलने लगी। यहाँ दिलकश अपने फ़ोन पे देख रहा था। उसे वो बहुत ही आसपास दिखाई दे रही थी। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। फिर उसने देखा वो बहुत पास थी। वो और तेज चलने लगा। वो अब उस ट्रैकर के बहुत पास आ गया था। उसने नजरें यहाँ वहाँ घुमाई। उसने देखा सामने दूर पे एक दुकान में वो ट्रैकर दिखा रहा था। वो दौड़ते हुए वहाँ पहुंचा। अब वो ट्रैकर आसपास ही था। उसकी नजरें यहाँ वहाँ सब जगह घूम रही थी। आना ने सामने देखा दिलकश खड़ा था। आना ने अपना चेहरा शॉल से ढक रहा था। दिलकश उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। आना उसे देखते ही पीछे मुड़ी और आगे जाके एक ट्रक खड़ी थी वहीं छिप गई। आना ने उसे ध्यान से देखा कि वो फ़ोन में कुछ देख रहा था, फिर यहाँ वहाँ देख रहा था। वो समझने की कोशिश करने लगी कि क्या कर रहा था। फिर दिलकश ने अपना फ़ोन ऊपर किया और देखने लगा। आना ने ध्यान से देखा। उसके फ़ोन में उसे नजर आया कि उसने ट्रैकर लगा रहा था। उसने जल्दी से अपने आप को चेक करने लगी कि ट्रैकर कहाँ लगा रहा था। वो ढूंढने लगी अपने गर्दन, हाथ, पैर, कमर, कपड़े, कान, सब जगह देखा। उसे कुछ नहीं मिला। वो ढूंढने में लग गई। सब जगह देखती रही। दिलकश ने देखा ट्रैकर उस ट्रक के पीछे दिखा रहा था। फिर उसका सिग्नल चला गया। उसने फ़ोन यहाँ वहाँ किया, फिर उसे सिग्नल मिला, फिर उसे वहीं दिखाई दिया। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचा। उसने देखा वो ट्रैकर नीचे पड़ा था। उसने देखा सामने दूर पे कोई लड़की तेज तेज भाग रही थी। दिलकश भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो आगे जाके एक बस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसने देखा और वो बस में चढ़ गई। दिलकश उससे बहुत दूर था, पर उसने देख लिया था वो उस बस में चढ़ी थी, पर उसका चेहरा पूरा ढका था। उसने बस को हाथ दिखाया, पर वो बस से बहुत दूर था। बस चलने लगी। उसने और तेज दौड़ लगाई, पर वो बस की स्पीड बढ़ गई और बहुत आगे निकल गई। दिलकश ने ऑटो वाले को रोका और कहा, उस बस के पीछे चलना है। दिलकश आना को पकड़ पाएगा। आखिर वो अनजान लड़की दिलकश के पीछे क्यों पड़ी थी। चैप्टर 20 पहला शो और डोरी टूट गई। फ्लैशबैक। वो हाथ में फ़ोन लेके बैठी थी। उसने टीजे का नोक खोला और उसे देखी जा रही थी और आंख से आंसू गिर रहे थे। फिर उसने अपने आंसू पोंछा और उसे कॉल लगाया। सामने से फ़ोन उठाया। आना ने कहा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। टीजे ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? आना ने कहा, वो मैं वहीं आकर बताऊंगी। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। अगले दिन आना ऑफिस पहुंचती है। वो टीजे के पास जाती है। वो ऑफिस में गई, वहाँ कोई और भी बैठा था। उसने मैरून कलर का कोट पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्राउन लोफर पहना हुआ था। लग रहा था कोई मॉडल बैठा था। आना सीधे अंदर घुस गई और अंदर आते ही उसने बोलना शुरू किया और कहा, मेरी ये शर्त है कि। सीट पे बैठा हुआ वो शख्स उठकर खड़ा हो गया। वो आना को बस देखे जा रहा था। टीजे ने कहा, अरे बैठो तो सही, आराम से बात करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। आना ने जल्दबाजी में कहा, नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। टीजे ने फिर आराम से बोला, तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। ये हमारे बॉस है, मिस्टर हृदय ग्रोवर। आना ने उसे देखा। हृदय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, हाउ आर यू। आना ने बिना हाथ मिलाए ही उसे जवाब दिया। फिर उसने कहा, आपको मैंने कहीं देखा था, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। टीजे मुस्कुराई और कहा, हमारे बॉस बहुत मशहूर बिजनेसमैन है, इन्हें कहीं ना कहीं किसी मैगजीन या शो पे देखा होगा तुमने। आना कुछ सोचने की कोशिश करती थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था। फिर हृदय ने उसकी बात पलटते हुए कहा, तो आप ये ऑफर लेने के लिए तैयार है अब। आना ने कहा, हाँ बिल्कुल, पर मेरी कुछ शर्तें भी है जिसे आप लोगों को सुन लेना चाहिए। हृदय मुस्कुराते हुए सीट पे बैठ गया और कहा, प्लीज बैठ जाइए, हम आराम से बात करते हैं। हृदय ने टीजे को बाहर जाने को कहा। फिर हृदय ने बहुत ही प्यार से उससे पूछा, तो बताइए क्या शर्तें हैं आपकी। आना ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी, मुझे कोई भी छोटे कपड़े पहनने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर मुझे कोई भी कुछ सही नहीं लगा तो मैं बीच में ही ये जॉब छोड़ दूंगी। हृदय थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बस इतनी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जैसा सही लगे आप कर सकती है। अगर आपको कोई जबरदस्ती करे तो आप मुझे बता सकती है। इसके अलावा और कोई शर्त है आपकी। आना ने सोचा ये इतनी आसानी से कैसे मान गया। फिर उसने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं। हृदय ने मुस्कुरा के कहा, तो हम आज से काम शुरू कर सकते हैं फिर। आना ने हाँ में सिर हिला दिया। हृदय ने टीजे को फ़ोन किया और अंदर बुलाया। टीजे अंदर आई और खुशी खुशी आना को गले लगाया और कहा, वेलकम टू आवर फैमिली डार्लिंग। आना ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। हृदय ने टीजे से कहा, तो हमारा पहला शो कब है। टीजे ने लैपटॉप खोला और कहा, आज शाम को 7 बजे। आना ने एकदम से बीच में बोला, क्या आज शाम को ही इतनी जल्दी। हृदय ने आराम से बोला, नो प्रॉब्लम, हम तैयारी कर लेंगे। आना ने फिर कहा, लेकिन इतनी जल्दी। टीजे ने आराम से समझाते हुए कहा, यू डोंट वरी, सब हो जाएगा। हृदय ने आना से कहा, सब हो जाएगा। आना ने फिर कुछ नहीं कहा। हृदय वहां से चला गया। आना कुछ देर वहां बैठी ही थी कि मीशा और चाहत भी वहां आ गए। आना उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने दोनों को पूछा, तुम दोनों यहाँ। मीशा ने कहा, हमें भी कॉल आया था, तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला। चाहत ने भी कहा, हाँ, हम तुम्हारे बैकग्राउंड मॉडल रहेंगे। आना खुश हो गई और कहा, मैं तुम दोनों को कॉल करने ही वाली थी। अच्छा हुआ तुम दोनों को भी बुला लिया, वरना मैं यहाँ अकेले क्या करती। चाहत और मीशा हंसने लगी। फिर मीशा ने आना से पूछा, अब बाबा की तबीयत कैसी है। आना ने कहा, अब काफ़ी बेहतर है। मीशा ने आना का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों वही आपस में बैठ के बात करने लगी। तभी टीजे अंदर आई और मीशा चाहत से बोला, तुम दोनों का कमरा अलग है और आना का अलग,
तुम दोनों जाकर अपने ड्रेस को ट्राई कर लो, उसकी फिटिंग वगैरह, चलो जल्दी। मीशा और चाहत ने आना को बाय कर वहां से चली गई। फिर टीजे ने कहा, चलो अब तुम्हारी भी ड्रेस आ गई है, तुम भी पहन के ट्राई कर लो। आना ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी ड्रेस आ गई थी। आना उसे ध्यान से देखने लगी। ड्रेस बहुत ही खूबसूरत थी। वो उसे हर तरफ से देखने लगी। फिर उसने टीजे से पूछा, ये ड्रेस किसकी चॉइस है? टीजे ने हंसते हुए कहा, और किसकी, हमारे बॉस की। आना उस ड्रेस को देख ही रही थी बस। लाइट ग्रीन कलर का लहंगा, उसमें सीक्वेंस का वर्क किया हुआ था, चोली में भी पूरा हैंड वर्क किया हुआ था। इतना खूबसूरत था वो ड्रेस की बस उसे देखते ही रहो। आना ने उससे पूछा, क्या ये सच में बॉस ने ही चॉइस किया था? उसने कहा, हाँ, हमारे बॉस ने ये पूरा ब्राइडल फैशन वीक रखा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे आने से वो काफ़ी खुश थे, उन्होंने तुम्हें ही ध्यान में रखते हुए ये शो रखा है। आना को ये देख के अच्छा लगा। बस अब उसे पहनने का वक्त आ गया था। आना को तैयार करना शुरू किया। उसका मेकअप में लगभग 3 घंटे लगे। फिर उसका ड्रेस पहनाया उसे। उस ड्रेस में वो काफ़ी सुंदर लग रही थी, कोई अप्सरा उतर के आ गई हो। सब लोग उसे देखकर बहुत एक्साइटेड थे। टीजे ने कहा, बस हमारे बॉस का देखना बाकी है, वो तो अब शो में ही देखेंगे। आना खुश थी कि उसने ये पहना। वो बस तैयार होकर बैठी थी। शो शुरू होने में कुछ वक्त ही रह गया था। पूरा स्टेज डेकोरेट हो गया था। आज के गेस्ट विदेशी भी आए थे। सब लोग तैयार थे। आना की दिल की धड़कन अब तेज हो रही थी। ये पहला शो था उसकी लाइफ में। उसे अच्छा भी लग रहा था, पर उसे अपने बाबा और नित्या की भी चिंता थी। उसने बाबा को कॉल लगाया। बख्शी ने कॉल उठाया और कहा, आना बेटी, तुम कहाँ हो? आना कुछ बोल नहीं पा रही थी। जिंदगी में पहली बार वो अपने बाबा से झूठ बोल रही थी। उसकी आवाज़ अटक रही थी, पर उसने हिम्मत करके बोला, बाबा, मैं बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। बख्शी ने कहा, बेटा, मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आना ने जल्दी से कहा, आप अपना और नित्या का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी ही घर आऊंगी। इतना कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया और फ़ोन को अपने सीने से लगा के बैठ गई। तभी टीजे अंदर आई। उसने देखा आना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, अरे ये क्या कर रही हो, पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। आना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। टीजे ने कहा, चलो शो शुरू होने वाला है, सब गेस्ट आ गए हैं, बस तुम्हारा वॉक स्टार्ट होने ही वाला है। आना ने कहा, पर मुझे वॉक नहीं आता। टीजे ने कहा, कोई बात नहीं, ये अभी पहला स्टेज है, इसमें सब नई नई लड़कियां ही आती है, उन्हें धीरे धीरे ही सब कुछ सिखाया जाता है। आना ने हाँ में सिर हिल दिया। फिर टीजे वहां से चली गई। आना अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। तभी उसके कान के एक ईयरिंग नीचे गिर गई। उसका लहंगा बहुत घेर वाला था, जिससे वो नीचे झुक नहीं पा रही थी। उसने झुकने की बहुत कोशिश की, फिर वो बहुत झुक गई, जिससे उसकी पीछे की चोली की डोरी खुल गई। वो एकदम से उठी, तभी हृदय वहां आ गया। उसने देखा और अपने आपको को हाथों से अपने ऊपर रख के खड़ी हो गई। हृदय ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर उसे ऐसे परेशान होता देखकर हृदय ने उसे देखा और कहा, तुम परेशान मत हो, मैं किसी को बुलाता हूँ। हृदय बाहर गया। उसने देखा बाहर कोई भी नहीं था। फिर वो अंदर आया। आना ने उससे हिम्मत करके कहा, वो मेरी चोली की डोरी खुल गई है। तभी बाहर से माइक में सुनाई देता है कि शो शुरू होने वाला है, आप सब तैयार हो जाए इस शानदार शो के लिए। हृदय ने सुना और वो आना के पीछे आके खड़ा हो गया। वो यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर उसे साइड में डोरी दिखाई दी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो हाथ नहीं लगा पा रहा था। आना महसूस कर रही थी कि वो हिचकिचा रहा था। फिर सुनाई देता है, हमारे सब मॉडल्स तैयार है। हृदय ने सुनते ही डोरी को जल्दी से पकड़ा और बांध दिया। आना को एहसास हुआ। हृदय जल्दी में जाने लगा। तभी उसका पैर उसके लहंगे में फंसा और आना गिरने लगी। हृदय उसके कमर में हाथ रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसकी बाहों में झूल रही थी। आना ने हृदय के शर्ट के कॉलर को जोर से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसे हृदय घूरने लगा। फिर आना ने अपनी आंखें खोली तो देखा वो हृदय की बाहों में है। वो एकदम से खड़ी हो गई और अपना लहंगा ठीक करने लगी। फिर हृदय ने कहा, तुम ठीक हो ना? आना ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उस कमरे से बाहर निकल गई। हृदय ने अपने शर्ट के कॉलर को ठीक किया। उसकी दिल की धड़कन तेज चल रही थी। उसने अपने दिल पे हाथ रखा और बोला, उफ, क़यामत है। सारे मॉडल्स लाइन से खड़े थे। आना भी दौड़ के आके खड़ी हो गई। टीजे ने उसे देखकर पूछा, कहाँ रह गई थी? आना ने कुछ नहीं कहा। तभी माइक पे जोर से बोलने लगे, प्लीज पुट ऑल योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम अ यंग एंड एनर्जेटिक मॉडल्स। टुडे आवर थीम इज इंडियन ब्राइडल फैशन वीक। थैंक यू एंड एंजॉय द शो। सारे मॉडल्स ने अपनी वॉक शुरू की। इंडियन म्यूजिक बज रहा था, जिससे वो मॉडल्स की वॉक की खूबसूरती और निखर रही थी। सब लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मीशा और चाहत भी अपनी पहली वॉक के लिए खड़े थे। उन दोनों ने आना को देखा और हाथों से इशारा किया कि वो बहुत सुंदर दिख रही है। आना ने भी उन दोनों को इशारा किया। मीशा और चाहत की बारी आई। दोनों ने बहुत ही बखूबी से अपनी वॉक स्टार्ट की। मीशा और चाहत दोनों को ही मॉडलिंग में शौक था, इसलिए वो दोनों हमेशा से प्रैक्टिस करती रहती थी। दोनों की वॉक पे सबने खूब तालियां बजाई। पर हृदय ने जैसे ही मीशा को देखा, वो अपना चेहरा छिपाने लगा, क्योंकि मीशा नहीं जानती थी कि हृदय इस शो का बॉस था। अब आना की बारी थी। उसने अपना लहंगा थोड़ा सा उठाया और चलना शुरू किया। सब उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा लड़खड़ा रही थी। वो फिर भी चलने की कोशिश कर रही थी। सबकी नज़रें उस पे ही जा रही थी। हृदय साइड में बैठ के उसकी नज़रें भी उसी पे थी। अब आना सबके सामने बीच स्टेज में खड़ी थी। वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। खुले घुंघराले बाल, आंखों में अलग ही चमक थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान तो ऐसी कि कोई भी देखे तो बस देखता ही रहे। हृदय भी बस उसे देखता जा रहा था। अब आना मुड़ के जाने लगी। हृदय की नज़र उस डोरी पे गई जो उसने बांधी थी। उसने देखा वो डोरी बहुत हल्की सी हो गई थी, जो किसी भी वक्त खुल सकती थी। आना अपनी धुन में चली जा रही थी। हृदय अपनी सीट से उठा और उसके पीछे स्टेज के साइड में चलने लगा। अब आना सब मॉडल्स के साथ खड़ी थी। हृदय ने टीजे को इशारा किया, पर उसका ध्यान कहीं और था।
अब सब मॉडल्स नीचे उतर के जा रही थी। मीशा और चाहत की वॉक एक विदेशी को बहुत पसंद आई। उसने दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे बात करने लगा था। हृदय की नज़रें आना के डोरी पे ही थी। उसने देखा वो बस खुलने वाली थी। आना अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो दौड़ के उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आना अपने आप को संभाल नहीं पाई। उसने हृदय को जोर से धक्का दिया और सबके सामने एक चांटा मार दिया। तभी उसकी वो डोरी खुल गई। क्या आना को सच पता चलेगा? क्या मीशा ने हृदय को देख लिया था? वो उससे क्यों छिप रहा था?